क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन था जिसमें 2 आंसर होगा, वो मेरे को आ गया था, मेरा साहस नहीं हुआ, इसको मैं डरा हुआ था कुछ क्वेश्चन से। टू एन स्क्वायर ऐसा कुछ था उसमें, शायद एन हाँ हाँ स्क्वायर लाई मैम, करेगा। तो -2 और 2 होगा ना मैम, वो इस दो एग्जाम का पॉइंट। क्वेश्चन था कैट का। हाँ मैम, एन स्क्वायर कुछ ऐसा 5/7 था यहाँ पे। हाँ हाँ मैम, यहाँ पे कुछ भी तो था जो। +2 और -2 का 2 के लिए होगा ना वो। आप मैथ्स तो के स्टूडेंट हो, बहुत इजीली इंटीजर्स बताने थे पहली बात तो यहाँ। हाँ मैम, ठीक है, तो ऐसा आ रहा था कुछ 3 <n² <9। दो इनइक्वालिटीज अलग अलग सॉल्व करनी है, एक ये वाली और एक ये वाली, इन दोनों को डिफरेंटली सॉल्व करना है। हाँ ठीक है, मैम, इस बार तो हाँ मैम। ये आएगा फाइनली, ये अपना वेरीफाई कर लेना, जब सॉल्व करोगे ये आएगा। और ये जो एन स्क्वायर है, ये कहा गया है कि ऐसा इंटीजर जिसका स्क्वायर 3 और 9 के बीच में है, ऐसा इंटीजर जिसका स्क्वायर करके 3 और 9 के बीच में आ रहा हो, ऐसा कौन सा इंटीजर है। अगर आप देखो इसके बीच में कौन कौन से हैं नंबर्स, 4, 5, 6, 7, क्योंकि वो डेसिमल वाले तो वैसे भी नहीं बनने हैं। हाँ मैम, 8। तो -2 और +2 इन दोनों के लिए होगा। केवल 4 है जो स्क्वायर बन रहा हाँ है किसी इंटीजर का, ना ये किसी इंटीजर का स्क्वायर है, ना ये परफेक्ट स्क्वायर है, ना ये परफेक्ट स्क्वायर है, ना ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो 4 है। तो एन स्क्वायर की वैल्यू क्या हो सकती है, 4 हो सकती है। तो एन की वैल्यू क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, +2 और -2, तो ये हाँ मैम, 2 वैल्यूज आ जाएंगी। नहीं, मुझे भी काफी कुछ सीखने को मिला, मैंने टेस्ट बनाया तो। हाँ मैम, इस तरह ऑप्शन। कुछ कुछ देते रहूँ मैम। हाँ, वैसे हमें इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, पर हमारा थोड़ा प्योर साइड में हो जाता है ये सब, नेट और जैम, तो हम सिर्फ वही करते रहते हैं। हाँ मैम, चलो, कोशिश करूंगी मैं, महीने में एक हाँ टेस्ट मैम, तो कम से कम लिया ही जाए। ठीक है। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। आज एक दो चीजें हैं जो बची हुई वो करेंगे। एक तो क्वेश्चन स्पेस बचा हुआ था हमारा, एक थोड़ी बहुत डायमेंशंस डिस्कस कर लेंगे। एक मैंने डायमेंशन पे ही बहुत सारे क्वेश्चन जो दिए थे, वो अभी फोटो भेजी थी ग्रुप में, वो करें किसी ने। कौन सा वाला मैम? वो ये था ना, डायमेंशंस निकालनी थी इसमें। कौन सा वाला मैम? डायमेंशन ही निकालनी थी जिसमें, वो बलवान सर, बहुत सारे पार्ट्स थे उसमें। मैट्रिक्स। मैट्रिसेस से रिलेटेड थे उसमें काफी सारे क्वेश्चन। मैम मैंने किया है कुछ। थोड़े बहुत डिस्कस भी कर लेंगे अभी, मैम मतलब कहाँ हल्के। कहाँ दिए थे मैम आपने? टेलीग्राम ग्रुप में दिए थे वो मैं अपलोड कर दूंगी एक पीडीएफ बना के अलग से, देखेंगे हाँ लगता है। मैम, डायमेंशन रिलेटेड बहुत हमको मैथ अपलोड कर देना। हाँ, वो एक अलग से अपलोड कर देंगे, वो उस वक्त हाथ में थे तो मैंने डायरेक्ट ग्रुप में भेज दिए थे। मैम एक थोड़ी बहुत। व्हाट्सएप ग्रुप बना देना मैम, उसमें मैम क्वेश्चन भेज देना, क्योंकि मैम 2-3 ग्रुप हो गया तो कहाँ कौन क्या मैसेज कर रहा है, प्रॉब्लम हो जाती है मैम। ये जो टेलीग्राम वाला है प्राइवेट ग्रुप, उसको व्हाट्सएप पे ले आऊँ। हाँ मैम, तो बड़ा ही अच्छा होगा मैम, जिसमें उसको व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे पे जिसमें क्वेश्चन सेव हम होगा, ज़्यादा यूज करते हैं टेलीग्राम के। जिसमें जिसमें ओनली सिर्फ क्वेश्चन, अच्छा प्रॉब्लम्स अच्छा। होगा। हाँ मैम, हाँ, ये ठीक मतलब है। वो ग्रुप में कोई मैसेज फैसेज नहीं होगा मैम। व्हाट्सएप पे ये सही डिस्कशन कर रहेगा। लिया करो, और टेलीग्राम पे मैं इन्फॉर्मेशन भेज दिया करूँ। टेलीग्राम पे मैंने ग्रुप इसलिए बनाया था क्योंकि उसमें मैसेजेस पिन हो जाते हैं। व्हाट्सएप की प्रॉब्लम ये है, आप लोग कुछ डिस्कशन कर रहे हाँ हो और बीच में मैं मैसेज डालूंगी तो कोई नहीं देखेगा उसको, तो मुझे जो हाँ मैम, ज़रूरी लगता है मैं पिन कर देती हूँ। हाँ हाँ, हाँ तो मैम एक ठीक। व्हाट्सएप ग्रुप अलग डिस्कशन के लिए ही बना लेते हैं। क्वेश्चंस हाँ अगर भेजूंगी तो उसमें ही भेजूंगी। ठीक है। अच्छा, हम कल निकाल रहे थे, वहीं से कंटिन्यू करते हैं जो हम कल परसों कर रहे थे। मुश्किल तो नहीं लग रहा किसी को लीनियर अलजेब्रा। एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स रहते हैं, बस वो कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद हम मैम, मैट्रिसेस लीनियर पे जाएंगे अलजेब्रा थोड़ा। ही सबसे इजी है मैम। हाँ, लीनियर अलजेब्रा अच्छे से कर लिया जाए तो बहुत अच्छा स्कोरिंग और अच्छा सब्जेक्ट है, फील गुड वाला सब्जेक्ट। तो मेरे हाँ लिए मैम, रियल एनालिसिस मुझे मुश्किल तो लगता है रियल, लेकिन फील गुड मुझे उससे ही आता है, मतलब क्वेश्चन रियल के सॉल्व करती है तो अच्छा लगता है। और ज्यादातर मैम बच्चों को। रियल में मेरा वो सीरीज में थोड़ा डर लगता है, नहीं तो और कुछ रियल में आपने थोड़ा। वो एक्सपोनेंशियल वाली सीरीज का क्वेश्चन आपने ही सॉल्व किया था।
हाँ मैम, सॉल्व किया था मगर डर लगता है सीरीज में, थोड़ा डर जाता हूँ मैं। वैसे और सीरीज के क्वेश्चन आएंगे तो बहुत मुश्किल नहीं आएंगे। और हाँ, पावर सीरीज जरूर अच्छे से कर लो सब लोग, मैं कह रही हूँ किसी का क्वेश्चन पावर सीरीज का नहीं छूटना चाहिए। ठीक है ठीक है, मैम। सीरीज के क्वेश्चन सही आते हैं, सीक्वेंस में घुमा फिरा सकते हैं क्वेश्चंस को, लेकिन सीरीज में ये 99% चांस है कि क्वेश्चन हो ही जाएगा ढंग से कर रखा है तो। ठीक है मैम। हम्म। देखो V1 और V2 सब स्पेसेस हैं। एक बार ये बता दो आप लोगों के एग्जाम्स का क्या है, मैं बड़ी कंफ्यूज हूँ। एक तो मुझे छुट्टी भी करनी है, 2 या 3 तारीख से मैं छुट्टी करूंगी अगस्त में। रचना कह रही है कि अभी मैम उसके एग्जाम बाकी है, मुझे लग रहा था हो गए हैं उसके। हम लोगों का जो एग्जाम डेट है हम्म। हमारा मेहनत का, वो है 7th 9th और 11th। 7, 9, 11। ठीक है, और एक था मैम आपके 14 अगस्त मैम मेरे। 14 अगस्त खत्म होंगे जाके। यस मैम। कितना गैप होता है एक पेपर में? मैम वो मेरा एक एग्जाम ना पोस्टपोन हो गया। अच्छा, तो बीच में कुछ वैसे तो दिन का मेरे गैप 3 तो। को कंप्लीट हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है। मैम हम दोनों का जो एग्जाम है, मानक की और मेरे यहाँ, हम्म। वो मैम मैम उस दिन अगर छुट्टी मिल जाता तो भी चल जाएगा हम लोगों का, क्योंकि मैम फर्स्ट। ऑनलाइन एग्जाम है। जस्ट स्ट्रेस नहीं लेना है मैम, उतना कुछ स्ट्रेस नहीं है कि हाँ, दो वो तो दिन है ही। पहले से शुरुआत होगा, उस वो सब कुछ नहीं है। मगर जो दिन होगा एग्जाम, उन दिन दे देना तो बहुत बढ़िया होगा। और एक था आपके, और न्यानेश आपके हो गए एग्जाम? हमारा टाइम टेबल ही नहीं आया अभी तक। अच्छा, अभी हुए ही नहीं है। हाँ, सेकेंड ईयर की एग्जाम नहीं हुए अभी तक। अच्छा, मैं मेरे 3 से 18 तारीख तक है। 3 से 18। तो यही सोच रही हूँ मैं, 2 से 10 के बीच में की जाए छुट्टियां, मतलब एक हफ्ता करना है तो 2 से 10 के बीच में, 2 से 9 या 3 से 10 इस तरीके से की जाए। ज्यादातर वहीं पे सब लोग बिजी हैं। ठीक है, और किसी का अगर पिछला रहता है और कोई फ्री लगता है किसी को, एक बीच में टेस्ट भी लूंगी मैं। ठीक है, किसी को लगता है कि कुछ पीछे का छूटा हुआ तो उसे एक हफ्ते में कवर कर सकता है। बहुत लेट कर दिए सबने एग्जाम्स, पढ़ाना तो कुछ होता नहीं है फिर भी लेट कर देते हैं। देखो V1 इससे जनरेट हो रहा है, V1 का स्पैनिंग सेट आप इसको बोल सकते हो, V2 का स्पैनिंग सेट इसको बोल सकते हो। एक बार V1 और V2 के बेसिस निकालो, V1 और V2 के, फिर हम आगे बात करेंगे इस पे। सबको याद है मेथड, रो एक्लन फॉर्म में करना है। क्या करना है V1 का निकालने के लिए? ये जो एक वेक्टर दे रखा है इसको रो में करके लिख लो और फिर रो एक्लन फॉर्म लगाओ। 1 2 3 0 2 3 3 -1। यहाँ पे जब रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो लास्ट में जो LI रोज बचेंगी, यानी मतलब नॉन जीरो रोज जो बचेंगी, वही इसका बेसिस बनेगी। करो सब। रो एशलॉन फॉर्म, एशलॉन ही होता है वैसे, मैंने प्रोनाउंसिएशन देखी थी। 2 3 2 -3। फिर हम इसका निकालेंगे अगले पार्ट में। पहला है V1 के लिए निकालो, दूसरा है V2 के लिए निकालो, तीसरा पार्ट है V1 + V2, फिर इंटरसेक्शन।
आपके एग्जाम्स हो गए अजीज? जी मैम, फाइनल हो गया है। हो गया है, ठीक है। सेशन लेट चलता है, 20 में ही मतलब क्लियर हो जाता है, तो सेशन लेट चलता है तो 21 में हुआ। वो तो मैं समझ गई। 4 साल मैम लगा दिया V2 पढ़ने क्या में। है? बहुत ज्यादा लेट पड़ता है मैम, बिहार यूनिवर्सिटी बहुत लेट पड़ता है हम्म। एक्चुअली में। यहाँ जो होती है ना, पढ़ाई भी अच्छा से नहीं हो पाती है। हाँ, वो तो न्यूज में भी मैं देखती थी, अब तो लाइव एग्जाम्पल है उसका। हाँ, ऐसे मतलब बच्चा तो लेता है लेकिन क्लास क्लास नहीं करता है, सब ऐसे चीटे से बहुत पास हो जाता है सब कुछ। हम्म। जी मैम। कोई नहीं, अब पढ़ लो, अच्छे से पढ़ो। हाँ, क्या कह रहे हो एकता? मैम स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही थी, अब दिखाई दे रही है। अच्छा। क्या मैं पढ़े, मुश्किल है क्या? हुआ नहीं किसी का? मैम हम्म। V1 और V2 की रैंक निकालने के बाद क्या करना है? नीचे नॉन जीरो जीरो रो बची कोई? क्या बनी है मैट्रिक्स रो एशलोन फॉर्म निकाल के? V1 की रैंक तो मैम 3 आई और V2 की 2 आई मैम। हाँ, बेसिस निकालना है ना, तो बेसिस के लिए वेक्टर्स भी तो पता करने पड़ेंगे। डायमेंशन तो निकाल दी, चलो 3 और 2 आई है। मैट्रिक्स क्या बनी थी? 1 1 0 1, और बाकी रोज क्या आ रही है V1 के लिए? चलो मैं ही निकालती हूँ। 0 1 3 -1। 0 1 3 -1, हाँ ठीक है। और अगली आ रही है 0 1। 0 हम्म। -2। 0 नहीं, 0 दिस। नहीं, 0 0 0। 0 0 -2 मैम। हाँ, 0 0 -2 आया है। ऐसे कैसे? 2 3 -1, यहाँ 0 कैसे आ रहा है? मैंने कुछ गलत लिखा है क्या? 2 3 3 -1 1 1 0 1 1 2 3 0। तो मैम इस पे थर्ड रो पे क्या ऑपरेशन लगाओगे? R3 पे लगाओगे, R3 -2 टाइम्स ऑफ R1 लगाओगे ना, तो ये क्या आ जाएगा? 0। यहाँ पे तो 0 ही आ जाएगा। 3 -2 टाइम्स ऑफ 1, ये क्या आ हाँ जाएगा? मैम। 1 आ जाएगा। 3 0 -0। 1 3 -3। हाँ, तो -1 -2 टाइम्स ऑफ दिस -3, ये आएगा। हाँ, और ठीक एक है। बार मैम R3 -R2 कर दो तो वो आ जाएगा मैम, सबने जो बोल रहा है। अब R3, अच्छा ठीक है। अब क्या करेंगे? मैट्रिक्स निकालते हैं। 1 1 0 1, R3 -R2 करके क्या निकलेगा? वैसे यहाँ से दिख रहा है कि ये LD आ रही है। ठीक है, अगर आपको अपने स्टेप रिड्यूस करने हैं तो यहाँ से भी ऑब्जर्वेशन लिया जा सकता है कि ये वही रो आ रही है जो इलाई मैम।
LI आ रही है ना, सेम ही हाँ। रोज आ रही है। एक सेकेंड, LI LI आई, मैम। हाँ ठीक है LI आएगी। 0 1 3 -1 और ये बन जाएगी 0 1 0 -2। ठीक है, 3 वेक्टर्स आ गए, मतलब इसकी रैंक क्या आ गई मैट्रिक्स की, रैंक आ गई मैट्रिक्स की 3। जी जी। यानी बेसिस के अंदर क्या क्या आएगा, बेसिस वेक्टर्स क्या आएंगे, ये तीनों आएंगे, 1 2 3। ठीक है, चाहे आप ये लिखना चाहो ये लिख दो, चाहे ये लिखना चाहो ये लिख दो, सॉरी ये नहीं, ये भी लिख सकते हो खैर, और ये भी लिख सकते हो। 3 स्टेप्स में हमारी मैट्रिक्स बनी है ना, ये तो थी ओरिजिनल वाली। ठीक है, हमें ये पता चल गया रो एशेलन फॉर्म निकाल के कि ये जो ओरिजिनल मैट्रिक्स, हाँ ओरिजिनल मैट्रिक्स के जो ये वेक्टर थे ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो यही बेसिस फॉर्म कर जाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, इसमें ज़्यादा जीरोज आते हैं, इसलिए हम इसको प्रेफर करते हैं, रो एशेलन फॉर्म वाली मैट्रिक्स को, इस मैट्रिक्स को प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो इसको प्रेफर करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, इसका बेसिस बन जाएगा 1 1 0 1। यार तो कुछ गड़बड़ है, 1 मिनट रुकना। याद हो मैंने कुछ वेक्टर गलत लिखे हैं, नोटबुक में तो कुछ और ही लिखा है इसका। 1 1 0 1 1 2 3 0 2 3 3 -1। 0 1 3 -1 0 1 3 -3। चलो यह तो कुछ गड़बड़ है। अब तक तो सारे स्टेप्स ठीक है ना, स्टेटमेंट भी मैंने मैच कर लिए। ठीक है, चलो बेसिस फिर यही बनेगा 1 1 0 1, सबका यही आ रहा है, मैच कर लेना। यस मैम। 0 1 3 -1 0 0 0 -2। ठीक है, ये बेसिस बन जाएगा। तो डायमेंशन कितनी हो गई, डायमेंशन ऑफ V1 इज इक्वल टू 3। अब V2 की बारी है, V2 पे आते हैं। V2 में क्या क्या है, 1 2 2 -2, एक बार बोलते जाओ मुझे। V2 के लिए निकालेंगे तो क्या बनेगी, अगर सबने बना लिए तो एक फाइनल मैट्रिक्स मुझे बता दो, एकता बताना, फिर सारे मैच कर लो। 1 2 2 -2 हम्म 0 -1 -2 1 हम्म और 0 0 0, लास्ट वाली पूरी 0 रो में। ठीक है, तो अब यहाँ पे बेसिस क्या बना, बेसिस फॉर V2 क्या बना मैम हाँ मैम ये मैट्रिक्स रिलेटेड जो बेसिस डायमेंशन वाला जो थ्योरी का नोट है उसको आपने ड्राइव में अपलोड किया है? अरे नहीं नहीं भूल गई, आज कर दूंगी। हाँ मैम, उसमें एक अपलोड कर देना। एक टेबल भी बनाई है मैंने एक्स्ट्रा, वो टेबल देख लेना, बेसिस और डायमेंशन वाली टेबल जो मैंने उस दिन सिखाई थी ना। ठीक है मैम। एक RN ओवर RN वाली बात भी अभी डिस्कस करते हैं जो आपने पूछी थी। ठीक है, वैसे वो इन जनरल वेक्टर स्पेस नहीं बनाता क्योंकि RN इन जनरल फील्ड नहीं है, वो कल मैंने क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से, उस पर आते हैं अभी हम। 1 2 2 -2 0 -1 रिकॉर्डेड -2। हो रहा है हमारे यहाँ नेट लाइव। हाँ हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, अगर बीच में कहीं प्रॉब्लम लगे तो अपना रिकॉर्डेड देख लेना। ठीक है, नहीं है, मोबाइल भी डिस्चार्ज हो जाएगा तो रिकॉर्ड करते रहिए थोड़ा। मैं हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, बेसिस ये आ गया, डायमेंशन ये आ गई। तो V1 और V2 के बारे में हमें सब कुछ पता चल गया, बेसिस डायमेंशन निकालना था। अब बात आती है इन दोनों की, 3 और 4th, सॉरी गलती से यहाँ पे 3rd और 4th अभी हमें देखना है। 1st और 2nd हो गए, 3rd और 4th देखते हैं। 3rd में V1 + V2 के लिए निकालना है बेसिस और डायमेंशन। ठीक है, वैसे आपके एग्जाम में इतना आता नहीं है लेकिन पता होना चाहिए ये सब चीजें, गेट में ज्यादा आता है इस तरह के क्वेश्चंस, इवन नेट में भी नहीं आते हैं इतने। इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चंस गेट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो V1 + V2 का बेसिस निकालना है। हम एक रिजल्ट जानते हैं, क्या जानते हैं कि V1 + V2 जो लीनियर सम वाला सबस्पेस बनता है
वो किसका स्पैनिंग, मतलब किससे स्पैन होके आता है, V1 यूनियन V2 से। ठीक है, ये मैंने क्लास में इसका प्रूफ कराया था, वैसे नोट्स में एडेड है, ना भी कराया हो तो। असल में मैं सोच रही हूँ कि शुरुआत से जो जो मैंने थोड़े बहुत चेंजेस किए नोट्स में, कहीं कुछ गलती थी वो देख के, तो पूरा कंप्लीट PDF बना के अब तक जितना है वो डाल दूंगी। तो V1 प्लस V2 किससे स्पैन होता है, V1 यूनियन V2 से। तो हमें क्या करना है, देखो V1 और V2, एक काम हम ये कर सकते थे कि V1 के सारे वेक्टर्स लिखते। V1 में कितने थे, 1 2 3, 3 वेक्टर्स थे V1 के अंदर। V2 के अंदर कितने वेक्टर्स थे, 1 2 3, 3 वेक्टर्स थे। उन सबको लिख के फिर से वही प्रोसेस लगाते। हमें मतलब क्या करना था, V1 प्लस V2 निकालने के लिए V1 के भी रखने थे और V2 के भी रखने थे, और उनके निकाल के यहाँ से फिर हमें रो एशलन फॉर्म निकाल के फिर वैसे ही सेम प्रोसेस चलाना था। अब देखो थोड़ा सा काम कम किया जा सकता है, क्योंकि हमें V1 वाले के बेसिस मिल गया, ये है V1 वाले का बेसिस, ये वाला कंप्लीट। ठीक है, V2 वाले का बेसिस मिल गया है, वो ये है। इन दोनों का बेसिस ही उठा के रख दिया जाए, क्योंकि इनमें थोड़े से रिड्यूस्ड टाइप के एलिमेंट्स हैं, मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ऑलरेडी पढ़े हैं, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट ही क्यों ना रखा जाए, क्योंकि हमें V1 प्लस V2 का बेसिस निकालना है। अगर डायरेक्टली वही रख देते जिनसे स्पैन हो रहे थे तो काम थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता। अब यहाँ से किया जा सकता है, जो V1 का बेसिस था वो उठा के रख दो, वो ऑलरेडी Li सेट है, और V2 का बेसिस है वो ऑलरेडी Li सेट है। 2 Li सेट्स को रख दो, आपस में तो Li है, लेकिन वो कंप्लीटली एक Li सेट बनेगा या नहीं बनेगा, कुछ LD तो नहीं आ रहे। फिर अब हम रो एशलन फॉर्म से वो चेक कर लेंगे। देखो कैसे रखना है। तो यहाँ पे V1 प्लस V2 का बेसिस निकालने के लिए हमें यहाँ बेसिस के एलिमेंट्स रखने होंगे। बाकी इतनी बड़ी कैलकुलेशन की मैं गड़बड़ कैसे हो गई मेरे नोट्स में, ये नहीं समझ में आया मुझे। बुक से भी मैच किया था मैंने। चलो हाँ बताना जरा एक बार। मैम अगर कोई सेट है जो V1 कोई सेट है जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है और V2 भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो इसका यूनियन भी लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया क्या? किसका एलिमेंट? इसका यूनियन मतलब V1 यूनियन V2 वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा क्या? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ कोई 1 0 0 1 रख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे कोई सेट है जो लीनियरली इंडिपेंडेंट बोल रहे हो, मैं यहाँ पे 2 0 रख लेती हूँ। ठीक है, अब जब इनकी यूनियन करोगे क्या बन जाएगा, 1 0 0 1 2 0। हाँ ठीक है, इस तरीके से सोच सकते हो। तो ये तो आपस में स्केलर मल्टीपल है। ठीक है, तो एक बार बोलना 1 1 0 1 क्या था, फटाफट बताओ। V1 का पहले V1 का लिखते हैं, 1 1 0 1 0 -1। हाँ अगला 0 1 3 -1 0 1 3 -1। हाँ आगे 0 0 0 -2। हाँ V2 का बताओ, V2 में 2 आए थे शायद। 1 2 2 -2। आगे 0 0 -1 -2 1। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, अब सेम वही रो एशलन फॉर्म निकालनी है, और अब जो यहाँ से लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज आएंगी, नॉन जीरो रोज आएंगी, वो फॉर्म करेंगी बेसिस फॉर V1 प्लस V2। तो ये बात है। यहाँ थोड़ा सा यहीं पे चेंजेस करके मैं लिख देती हूँ। देखो यहाँ पे तो 0 0 है, यहाँ पे 0 बनाना है, तो ये क्या करना पड़ेगा, दिस रो माइनस दिस रो। साथ में ध्यान से देखते जाना, किसी को क्लियर ना हो रहा हो तो बताते जाओ साथ में। तो दिस रो माइनस दिस रो करेंगे तो 1 -1 यहाँ पे 0 कर देते हैं, 2 -1 1 कर देते हैं, 2 - 0 2, और -2 + 1 क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, अब कहाँ ऑपरेशन लगाएं, ये तो बन गया अपना। इसको अब देखना है नेक्स्ट क्या हो गया, ये मतलब ये पिवट हो गया हमारा एक। नेक्स्ट पिवट इसको बनाना है। ठीक है, उसके लिए इसके नीचे वाले सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, तो इनको 0 बनाना है। ठीक है, इनको 0 बनाने के लिए क्या करें, दिस रो माइनस दिस रो चेंजेस करके लिख देती हूँ मैं। 1 -1 0, 2 -3 -1, और -1 -1 0। अब क्या करें, इन दोनों रोज को ऐड कर देते हैं, R2 और लास्ट वाली रो को, R2 से ऐड कर दो। -1 + 1 0,
3 minus 2 is 1, -1 + 1 is again 0। अब देखो अब क्या किया जा सकता है, कोई बता सकता है? लास्ट जो 2 रो है वो उनको ऐड कर दिया शाम जाए। कर दूं। हाँ, इनको ऐड करेंगे तो बस 0 0 0, बाकी सब में तो 0 है। इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन क्या बनेगा? 0। और बाकी जितनी पड़ी हैं अब उनको नहीं किया जा सकता कुछ भी। ठीक है, एक ये रो इसको हटा दो, इसका कोई काम नहीं है। पर ये याद रखना ये कॉरेस्पॉन्डिंग किसके थी। ठीक है, उसकी भी जरूरत नहीं है। खैर हम v1 और v1 + v2 का बेसिस निकाल रहे हैं, तो बस यहीं से रो एशेलन फॉर्म से ही काम चल जाएगा। देखना 1 2 3 4, इसको बस रो एशेलन फॉर्म में फाइनली कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हो, ये जो R3 है और ये जो R4 है इन दोनों को इंटरचेंज और कर सकते मीटा चेंज कर दूं। हाँ, क्योंकि वैसे एकदम रो एशेलन फॉर्म में प्योरली कन्वर्ट करना है हमें। तो देखो ऊपर नीचे कर देंगे तो ये बन जाएगा और यहाँ -2 बन जाएगा। इस तरीके से हो जाएगी ये मैट्रिक्स। अब सारे पिवट्स क्या आ गए इस मैट्रिक्स के, ये आ गए। तो v1 + v2 की डायमेंशन क्या हो गई? बाकी फिर भी मैं वेरीफाई करूंगी, यहाँ पे कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो सकती है या तो नोट्स में कुछ गड़बड़ है, देख लेंगे। एक बार वेरीफाई करना है मुझे, लेकिन कंसेप्ट समझ में आ गया सबको? क्लियर है सबको? क्या क्या बनेंगे बेसिस के एलिमेंट्स? ये 4 बनेंगे। ठीक है, तो v1 + v2 की डायमेंशन क्या आ गई? 4 आ गई। बेसिस के एलिमेंट्स लिख दो यहाँ पे, 1 1 0 -1, ये कंप्लीटली बेसिस बनेगा। 0 1 3 -1, 0 0 -1 0, 0 0 0 -2। ठीक है, तो ये बेसिस बन गया और डायमेंशन कितनी आ गई v1 + v2 की? 4 आ गई। ठीक है, तो v1 + v2 के लिए हमें इस तरीके से काम करना है। इंटरसेक्शन की अगर डायमेंशन अब निकालनी है तो डायमेंशन तो आसानी से आप लोग फाइंड कर सकते हैं। v1 की डायमेंशन कितनी आई थी? 3 आई थी। v2 की डायमेंशन कितनी आई थी? 2। और v1 + v2 की डायमेंशन कितनी आई है? 4। तो डायमेंशन ऑफ v1 + v2 का फॉर्मूला सब जानते हैं, डायमेंशन ऑफ v1 + डायमेंशन ऑफ v2 माइनस डायमेंशन ऑफ v1 इंटरसेक्शन v2। उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके लिख दिया तो फॉर्मूला इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, डायमेंशन ऑफ v1 + डायमेंशन ऑफ v2 माइनस डायमेंशन ऑफ v1 + v2। ठीक लिखे सारे स्टेप्स? हाँ ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? 3 + 2 -4। सो v1 इंटरसेक्शन v2 की डायमेंशन कितनी आ गई? 1। ठीक है, और अगर बेचैनी है आप लोगों को बेसिस निकालना है v1 इंटरसेक्शन v2 का भी, तो अब ध्यान से देखो, एक काम कर सकते हैं हम यहाँ से। v1 का बेसिस ये आ गया था हमारा, ठीक है, v2 का बेसिस ये आ गया था। यानी अगर कोई एलिमेंट लेते हैं, v1 इंटरसेक्शन v2 की बात कर रहे हैं, हमें यहाँ पे डायमेंशन डायरेक्ट निकाल ली। वैसे क्वेश्चन में अगर डायमेंशन पूछी हुई तो डायमेंशन डायरेक्ट निकाल के आप ऐसे बता सकते हो सकता है बेसिस भी पूछ ले, बाकी बेसिस पूछा नहीं जाता इन जनरल। v1 इंटरसेक्शन v2 का अब हमें बेसिस निकालना है, तो एक एलिमेंट लो, लेट z बिलोंग्स टू v1 इंटरसेक्शन v2। तो z v1 के भी अंदर भी आएगा और z v2 के अंदर भी आएगा। z v1 के अंदर आएगा तो z के पास इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन होगी। कैसे? z कैसे लिखा जा सकता है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ किसका? बेसिस ऑफ v1। ठीक है, और z लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ v2 के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो बेसिस के एलिमेंट उठाओ और उनका एक लीनियर कॉम्बिनेशन बना दो v1 के लिए, क्योंकि v1 का कोई भी एलिमेंट होगा, क्योंकि z v1 से बिलोंग कर रहा है, तो v1 का कोई भी एलिमेंट की कैसी रिप्रेजेंटेशन होगी? उसके बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में। बड़ा ऊपर जाना पड़ रहा है हमें। 1 1 0 1 बताते जाना आप मुझे, ठीक है? बेसिस बताना v1 का। a टाइम्स ऑफ 1 1 0 -1। अगला बताना b टाइम्स
0 1 3 -1 3 -1 और C 0 0 0 -2 0 -2। अब इसका बताना V2 के लिए, V2 के एलिमेंट्स, V2 के जो बेसिस के एलिमेंट्स 1 हैं, 2 कुछ x लिख 1 देंगे यहाँ पे। 2 2 -2 2 -2 प्लस y टाइम्स 0 0 -1 -2 1 0 -1 -2 1 1। ठीक है, तो अब देखो z इसके भी बराबर है, इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं इसको, z इसके भी बराबर है। तो z यानी ये जो रिप्रेजेंटेशन है और ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये दोनों बराबर होंगी। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, इसको एक बार कंप्लीटली सॉल्व कर लेते हैं। ए बी सी वाले को, ये क्या बनेगा, a कॉमा a प्लस बी, ठीक है, ऊपर देखते जाओ, 0 3b और लास्ट वाला बनेगा -a -b -2c। ठीक है, ये उसकी कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन है z की। इक्वेशन 2 से उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या बन रही है, x 2x -y 2x -2y -2x + y। ठीक है, अब यहां से 4 इक्वेशंस बन जाएंगी a और x में। एक बार करके देखते हैं कैसे बनेंगी वो। a = x बनेगा सबसे पहला, यहां से इस कोऑर्डिनेट को इससे कंपेयर किया। a + b = 2x - y बनेगा। ठीक है, 3b = 2x - 2y बनेगा। और वो लास्ट वाली इक्वेशन जो भी बनेगी, अभी उसको देख लेते हैं हम। देखो a और x बराबर हैं, या तो कंप्लीटली a और b को एक्स वाई की टर्म्स में ले आओ या एक्स वाई को ए बी के टर्म्स में ले आओ, बात एक ही है। तो एक काम करते हैं, ये जो a है इसकी जगह क्या पुट कर दें, x पुट कर देते हैं। तो x + b = 2x - y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी 3b है, 2x - 2y। यहाँ से देखना b की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी, x - y। ठीक है, इस b की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हो आप, 3x सॉरी, हाँ ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, 3 × x - y 2x - 2y के बराबर होगा। 3x - 3y 2x - 2y के बराबर होगा। यानी यहाँ से क्या पता चलेगा, ये 3x - 2x यानी x, 3y - 2y यानी y के बराबर होगा। तो x = y एक और इक्वेशन यहाँ से हमें पता चला, x और y बराबर है। ठीक है, अगर x और y बराबर हैं तो यहाँ पे पुट कर दें x और y की वैल्यू, b 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास और कुछ बचा है, a और x, a की वैल्यू x है। लास्ट इक्वेशन में एक बार देख लेते हैं, वहां पे c भी आया हुआ है, -a -b -2c = -2x + y। ये वाला इसके बराबर, -a -b -2c -a -b -2c = देखो b तो 0 है यहाँ से, ठीक है, तो b को 0 रख देते हैं। -2c = -2x + y। अब क्योंकि x और a बराबर थे और x, y और a तीनों ही बराबर हैं, तो x और y की जगह a रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ a रखेंगे तो यहाँ बचेगा -a। -a से -a कैंसिल, तो c की वैल्यू 0 आ जाएगी। समझ आया? यहाँ तक जितनी वैल्यूज निकाली है हमने, साथ साथ कैलकुलेशन करते रहोगे तो समझ आता रहेगा। हाँ या ना? ना तो फिर दोबारा देखते हैं। यस मैम, आ गया। ठीक है, तो C 0 आ गया यहाँ से, अच्छी बात है, 0 आ गया तो आंसर मैच कर जाएगा हमारा, जैसा नोट्स में लिखा हुआ है उससे। B 0 C 0, ठीक है, B और C का काम खत्म। A कुछ भी है, A x, A
इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू वाई है। अब ध्यान से देखना, ऊपर आते हैं, यहाँ पे आते हैं, मेन काम यहाँ पे हो रहा था, ठीक है। बी और सी जीरो है, इनको हटा दो, ये चीज और ये चीज किसी काम की नहीं रहेगी अब, ठीक है। ए को आप ए एक्स वाई, ए इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू वाई, अब ऐसा नहीं है कि ए की वैल्यू कोई नंबर आ गई है, ए की वैल्यू कुछ वेरिएबल टर्म्स में आ गई है, ठीक है। ए को एज इट इज रहने दो या ए की कोई पर्टिकुलर वैल्यू रख दो, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा में कोई स्केलर मल्टीपल किसी का, मतलब आप रियल एनालिसिस में पढ़ रहे हो तो 6 और 2 अलग अलग हैं, पर लीनियर अलजेब्रा में 6 क्या है, 2 इंटू 3 है, या इसको लिख सकते हो 3 इंटू 2, ठीक है। तो अगर 6 को एज अ वेक्टर देख रहे हो, इसको भी एज अ वेक्टर देख रहे हो, तो 3 यहाँ पे स्केलर है, ठीक है। तो किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर कुछ नहीं है, ये 6 और ये 2 जो वेक्टर्स हैं ये क्या कहलाएंगे लीनियर अलजेब्रा में, एलडी। और एलडी का कुछ ज़्यादा मतलब नहीं होता, वो ऑलमोस्ट सेम वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। और स्केलर मल्टीपल हो गए एक दूसरे के, तब तो और ही सेम हो गए। तो स्केलर्स का कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है लीनियर अलजेब्रा में। तो यहाँ पे जो ए है, इसको चाहे 1 2 3 4 दुनिया का कोई नंबर रख दो, ठीक है। 1 रख देते हैं, 1 सबसे ईजी होता है। तो ए को जब आप 1 रखोगे तो जेड की रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी 1 1 0 -1। एक बार इस बात को वेरीफाई कर लेते हैं, कैसे, z की रिप्रेजेंटेशन एक वेक्टर फॉर्म में आएगी ना, तो हाँ ठीक है, z वेक्टर बनेगा ये। एक बार इधर से आते हैं, a x और y बराबर थे, मैंने a को 1 रखा तो x और y को भी 1 रखना है। एक बार यहाँ से x और y को 1 रख के चेक कर लो कि क्या सही है कि नहीं, क्योंकि जो काम हमने इस साइड किया है वो काम इस साइड भी कर सकते हैं, जो काम a और b कर रहे हैं वो काम x और y भी कर सकते हैं, इनके अंदर कोई कमी नहीं है, ये भी कर सकते हैं। तो एक बार x और y को 1 रखो और देखो 1 + 0 पहली पोजीशन पे 1 आएगा, x और y को मैंने यहाँ 1 रख दिया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, क्या बनेगा, 2 - 1 1, अब तक तो सेम है, 2 - 2 0 और 1 - 2 -1। तो इधर से भी जो z की रिप्रेजेंटेशन आई, जो z वेक्टर निकल के आया वो सेम आया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो z वेक्टर हमारा ये बन जाएगा, यानी ये क्या बनेगा, z एक सिंगल वेक्टर निकल के आया। तो जो v1 इंटरसेक्शन v2 का बेसिस जो बनेगा वो इससे फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि z जो निकल के आया एक li वेक्टर निकल के आया है ना, z की वैल्यू क्या आई है 1 1, जैसे मैं भूल गई क्या थी, 1 1 0 -1, 1 1 0 -1, ठीक है। हमने अभी निकाला भी था कि v1 इंटरसेक्शन v2 की डायमेंशन क्या आ रही थी, 1 आ रही थी। तो जो वेक्टर निकल के आया z बिलोंग्स टू v1 इंटरसेक्शन v2, अब ये नॉन जीरो वेक्टर है, इसका मतलब ये li है, ठीक है। तो ये जो li वेक्टर है यही उसका बेसिस फॉर्म कर जाएगा, ठीक है ना। मैम एक बार पहले तो एक बार चीज करके समझा दीजिए। एक बार ओवरऑल व्यू दे दूं पूरा, ये कह रहे हो, शुरू से समझाओ। हाँ v1 + v2 का क्लियर है या वहां से समझाऊं? कुछ आवाज नहीं आई आपकी, इंटरसेक्शन या दोनों समझाने, ये बताओ। अच्छा अच्छा ठीक है, देखो कोई एलिमेंट लिया हमने v1 इंटरसेक्शन v2 से, ठीक है, कोई भी एलिमेंट मान के चले, तो वो एलिमेंट किस में आएगा, v1 के अंदर भी आएगा और v2 के अंदर भी आएगा। अगर वो v1 के अंदर आएगा तो वो इस तरीके से कुछ लिखा जाएगा, उसकी रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से की होगी, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बेसिस ऑफ, मतलब बेसिस v1 के बेसिस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो बेसिस के एलिमेंट्स क्या क्या थे उसके, ये 3 एलिमेंट्स आए थे बेसिस के, तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है z को। a b c कुछ ना कुछ फिक्स नंबर होंगे एक टाइम पे, ठीक है, वो क्या होंगे क्या नहीं होंगे वो बात की बात है, वो कुछ ना कुछ a b c होंगे जिनके लिए लीनियर कॉम्बिनेशन z को रिप्रेजेंट करेगा।
यहाँ पे देखेंगे अगर z v2 से बिलोंग कर रहा है, यहाँ से हमने देखा था z v2 से बिलोंग कर रहा है, तो z किस टाइप का होगा? v2 के अंदर बेसिस में 2 एलिमेंट थे, तो इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन होगी z की अकॉर्डिंग टू, क्योंकि वो v2 से बिलोंग कर रहा है, तो किस टाइप की रिप्रेजेंटेशन होगी? x टाइम्स ऑफ जो भी था प्लस y टाइम्स ऑफ जो भी ये था। ठीक है, अब क्या बात है कि ये दोनों z की रिप्रेजेंटेशन है 1 और 2 इक्वेशन में, तो दोनों z की रिप्रेजेंटेशन हैं, तो दोनों रिप्रेजेंटेशन आपस में बराबर ही होंगी, कुछ अलग तो नहीं होंगी। ठीक है, तो दोनों बराबर हैं, तो इधर से हमने ये जो था a और b और c में कंप्लीट इसको सॉल्व किया, ये आया। ठीक है, इनको पूरा को मल्टीप्लाई करके ऐड कर लिया, इधर जो था x और y में इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लिया, तो फाइनली हमारा ये बचा जो हमने ब्लू स्केच से लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से क्या काम करना होगा? a b c और x y की वैल्यूज निकालनी होंगी। ठीक है, 4 इक्वेशन बनेगी, a b x y और c में आपस में रिलेशन कुछ ना कुछ निकल के आएगा, वो रिलेशन हमें देखना है कैसे निकालेंगे हम। तो देखो a को x से कंपेयर करो, a तो x आ जाएगा फर्स्ट पोजीशन वाला, फर्स्ट पोजीशन से कंपेयर हुआ a इज इक्वल टू x, a प्लस b किससे कंपेयर हुआ? 2x माइनस वाई से, तो a प्लस बी 2x माइनस वाई से कंपेयर हुआ। ये सब जो भी कैलकुलेशन की थी ये क्लियर थी हमारे पास? ये हाँ मैम। हाँ, ये 4 चीजें आ गई थी, a इक्वल टू एक्स, x इक्वल टू वाई, मतलब a x और y तीनों बराबर आ गए थे, b और c 0 निकल के आ गए थे। ठीक है, सबकी वैल्यूज आ गई थी, ये 4 जगह हमने लिखी हुई है। मैम z कहाँ से आया? z कहाँ से आया? z तो ये एलिमेंट रिप्रेजेंट किया था ना मैंने, z तो z की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे देखो ना। हाँ हाँ मैम, ठीक है ठीक v2 के है, अंदर तो क्लियर हो गया मैम। हाँ, v2 के बेसिस में 2 एलिमेंट्स थे, इसलिए z की जरूरत नहीं पड़ी। इस z का मैंने दूसरा काम किया है। ठीक है, इस z से कंफ्यूज मत होना, वो नोटेशन मैंने इस हाँ तरीके मैम से ठीक किया। है। तो हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई, a इक्वल टू एक्स इक्वल टू वाई और b c 0। अब देखो ये जो वैल्यूज निकल के आई हैं इनका यूज करना है हमें ऊपर वापस जाके। लीनियर कॉम्बिनेशन में जो लिखा था हमने, तो z की रिप्रेजेंटेशन एक निकाली, एक जनरल रिप्रेजेंटेशन निकाली। मैं सिर्फ एक जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करती हूँ कि कोई भी वेक्टर, कोई भी z a टाइम्स ऑफ जो भी यहाँ पे वेक्टर था प्लस b टाइम्स ऑफ जो भी ये वेक्टर था प्लस c टाइम्स ऑफ जो भी ये वेक्टर था, इस तरीके से लिखा जाएगा। पर जब हमने वैल्यूज निकाली हमारे पास क्या आया? a इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू वाई और b और c 0 आ गए। तो b और c क्योंकि 0 आ गए, इनका कोई काम नहीं रहा, b और c को 0 पुट कर दिया। a और a की वैल्यू कुछ खास नहीं आई, कुछ पर्टिकुलर नहीं आई है, वो आएगी भी नहीं, तो हम a को एज इट इज एक बार रख देते हैं। ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट z इस तरीके से लिखा जाएगा, a टाइम्स ऑफ जो भी यहाँ पे वेक्टर था 1 1 0 माइनस 1, शायद ये वेक्टर था। ठीक है, ये देखा हमने। अब एक बार वापस आना, ये सारा काम हमने इस v1 की हेल्प से किया, v2 की हेल्प से जब हम देखेंगे तो कुछ पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन इस तरीके की होगी, लेकिन x इक्वल टू वाई यहाँ पे बोल दिया, x इक्वल टू वाई इक्वल टू a बोल दिया, तो इसकी हेल्प से जो हम निकालेंगे x और y को बराबर रखे, वो रिप्रेजेंटेशन भी कुछ यही बनेगी, ये जो हमने लिखी है यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर है सबको? बताओ अगर कहीं डाउट लग रहा है किसी को। हाँ मैम क्लियर हो गया। या तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है किसी को, या ज्यादा ही समझ में आ रहा है। मैम मेरी आवाज नहीं जा रहा है। हाँ, तुम्हारी तो आवाज आ रही है, मैं बाकी लोगों को कह रही हूँ। ठीक है, तो z की रिप्रेजेंटेशन कुछ इस टाइप की होगी। ठीक है, कोई भी एलिमेंट इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, पर एक बार ध्यान से देखो, देखो z किससे स्पैन हो रहा है। आप ये नहीं बोल सकते z इज इक्वल टू a इंटू वी, सो z इज, मतलब ये जो पर्टिकुलर कोई भी z है, कोई भी आर्बिट्रेरी z लिया था किससे, v1 इंटरसेक्शन v2 से, है ना, वो किससे स्पैन हो रहा है, v से, यानी v1 इंटरसेक्शन v2 स्पैन हो रहा है इस v से, जो भी ये v है, a इंटू वी, a फील्ड से आ रहा है और ये वेक्टर स्पेस से आ रहा है, तो v1 इंटरसेक्शन v2 इस स्मॉल v से स्पैन हो रहा है। लेकिन ये जो स्मॉल v है ना, ये li है। हाँ बोलो मैम। अगर यहाँ आपने जो लिखा है a इजिकल टू एक्स इजिकल टू वाई, ये तो
मतलब पा गया हमने, मिला मेरे को। अगर कुछ ऐसा मिलता ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एक्स, हाँ कुछ ऐसा मिलता तो मैम तब की मैम वो जो एक्स के साथ जो वेक्टर है उसको हम मतलब स्पैन करके लिखते मैम। मान लो ए इज इक्वल टू बी होता, एक्स पे हमें ध्यान नहीं देना था। अगर ऐसा आता ना तो x इज इक्वल टू 2y 3y कुछ इस तरीके का रिलेशन y में आता, जो भी आता वो। मान लो a इक्वल टू बी आता, अभी मैं उस पे आती हूँ, इक्वल टू बी आता तो क्या होता। पहले यहाँ पे देखो, ये स्पैनिंग बन गया, ये स्पैन कर रहा है, ठीक है। ये v वेक्टर स्पैन कर रहा है। v वेक्टर है क्या, v को हमने ये लिया है ना 1 1 0 -1, लेकिन ये जो वेक्टर है ये नॉन जीरो वेक्टर है, और नॉन जीरो ना भी होता, अभी हम a इक्वल टू बी की हेल्प से देखते हैं, ये li ही आते। कुछ भी वेक्टर आते, एक से ज्यादा भी यहाँ वेक्टर आ रहा होता वो li ही होता, क्योंकि वो बेसिस से बिलोंग कर रहा था उसके v1 के, तो वो li वेक्टर्स ही पड़े हैं, तो हमें चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। स्पैनिंग आ गया कि v से स्पैन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। li है, ये जो v वेक्टर है ये क्या है, li, तो स्पैन भी कर रहा है, li भी है, यानी ये जो वेक्टर है 1 1 0 -1, ये जो वेक्टर है ये क्या है, बेसिस बन जाएगा किसका, v1 इंटरसेक्शन v2 का। ठीक है, स्पैनिंग प्लस li, इस बात का यूज करके। और मैं अभी बताती हूँ आपको कि ये हमेशा li ही बनेंगे, चाहे यहाँ पे एक वेक्टर आता है चाहे यहाँ पे दो आ जाते हैं। मान लो a इक्वल टू बी होता तो देखो यहाँ पे क्या होता, c 0 हो जाता, मान लो c ना भी होता 0 तो भी यही काम कर देते हम। a इक्वल टू बी होता तो b की जगह a लिख सकते थे हम, b की जगह a लिख देते, ठीक है। a को कॉमन लेके इसको और इसको ऐड कर देते, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देते, तो a टाइम्स ऑफ कुछ एक वेक्टर बचता। फिर से वही बात आ जाती, a टाइम्स ऑफ वन वेक्टर, तो एक वेक्टर से स्पैन हो जाता वो, ठीक है। ऐसी चीज सुनने में थोड़ी नई है, लेकिन जब आप खुद से करोगे तो बहुत इजी सा कंसेप्ट है, कुछ बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। मान लो a और b बराबर ना आते, a और b इंडिपेंडेंट होते एक दूसरे से, ठीक है, तो z की रिप्रेजेंटेशन जो फाइनल हमें मिलती वो कुछ इस तरीके से होती है। अगर a इंटू प्लस बी इंटू जो भी यहाँ पे वेक्टर पड़ा था, पता नहीं क्या था, इसको v1 बोल देते, इसको v2 बोल देते, ठीक है। z v1 इंटरसेक्शन v2 से आ रहा था, एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट था, और उसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से आती, जहाँ पे ये वेक्टर v1 से बिलोंग कर रहा था, हाँ इसको हमने v1 नाम दिया था, ये v1 से बिलोंग कर रहा था, सॉरी v1 v2 नाम मत दो, कुछ भी नाम दे दो, w1 w2, ठीक है। तो z क्या हो जाता है, a w1 प्लस b w2। अब हमें पता था w1 w2 कहाँ से आ रहे थे, w1 w2 क्या थे, बेसिस से आ रहे थे। किसके बेसिस से, v1 के बेसिस से, क्योंकि हमने ये जो रिप्रेजेंटेशन उठाई है ये v1 से उठाई है, तो ये जो w1 w2 है ये इसके बेसिस के अंदर थे, तो इसका मतलब ये दोनों li तो थे ही, और यहां से हमें ये भी मिल गया कि v1 इंटरसेक्शन v2 इन दोनों से स्पैन हो रहा है, स्पैन ऑफ w1, w2, तो li प्लस स्पैन, यहां से हमें क्या मिल जाता कि v1 इंटरसेक्शन v2 बेसिस, मतलब इसका बेसिस फॉर्म कर जाता। कौन से वेक्टर्स इसके बेसिस बन जाते, v1 w1, w2, ठीक है। ऐसे मैं एग्जांपल आपको दूंगी प्रैक्टिस करने के लिए, तब आप देखना, उसमें बहुत इजी सा कंसेप्ट है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ मैम, थोड़ा एग्जांपल दे दो, मतलब ये जो आपने किया, अब जो क्वेश्चन हम लोगों को समझाया वो समझ में आ गई, अगर मैम और 2-3 क्वेश्चन होता तो। हाँ मैम ठीक है, मैं प्रैक्टिस के लिए दूंगी आपको, अपनी नॉलेज के लिए कर लेना ऐसे क्वेश्चंस, नॉलेज ही पड़ेगी, पता चलेगा अलग अलग टाइप के सब स्पेसेस के बारे में, इंटरसेक्शन और एडिशन के बारे में। क्लियर है सबको? नहीं भी क्लियर है तो बताया करो, कोई नहीं, 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, एक क्लास एक्स्ट्रा लग जाएगी पूरे सीजन में, क्लियर होना चाहिए दिमाग में।
ये नहीं है कि कुछ डाउट लेके जा रहे हो यहाँ से, उसका हाँ कोई मैम फायदा क्लियर हो नहीं। गया। कोई एक क्लास एक्स्ट्रा हो जाएगी। मैं कभी भी सोचती हूँ ना मैं इतना पढ़ाऊंगी, मैं उतना पढ़ा नहीं पाती हूँ, कम ही पढ़ा पाती हूँ। तो कोई बात नहीं, उसमें क्या दिक्कत है, क्लियर होना चाहिए बस। ठीक है, कहीं भी कुछ भी डाउट लगे बताया करो। तो हमने देख लिया V1 के लिए, V2 के लिए, एडिशन के लिए और इंटरसेक्शन के लिए। ठीक है, एक एक दूसरे तरीके से अगर क्वेश्चन फ्रेम करके दिया जाए आपको, पहले क्या दिया गया था, स्पैनिंग सेट दिया गया था, यानी V1 एक सबस्पेस था जो कुछ वेक्टर्स से स्पैन हो रहा था। कुछ वेक्टर्स कैसे थे, कुछ W1 W2 W3 से। अब तक हमने जो काम किया है, जो परसों किया था और जो अब किया है, आज किया है, दोनों सेम काम थे। कोई स्पैनिंग सेट दिया गया, यहां से आपको निकालना था बेसिस ऑफ V1, यही काम किया है हमने। अगर सम अप कर दिया जाए हमने जो भी किया है अब तक, तो अब तक हमने सिर्फ यही काम किया है। आपको एक स्पैनिंग सेट दिया गया, वहां से आपको क्या निकालना था, बेसिस। इस स्पैनिंग सेट को आप क्या करते थे, रो वाइज इस तरीके से लिखते थे। ठीक है, मान लो WN वेक्टर्स दे रखे हों, ऐसे रो वाइज लिख के यहां से रो एक्लन फॉर्म निकालते थे और देखते थे नॉन जीरो रोज कौन सी आ रही हैं, उनको पिकअप करके क्या बनाया जाता था, बेसिस। बेसिस निकलते ही हम बोल देते थे क्या, कि डायमेंशन आ गई हमारे पास। ठीक है, बेसिस अगर आपके पास है तो डायमेंशन की तो कोई टेंशन ही नहीं है। डायमेंशन है तब भी बेसिस का कुछ कुछ आइडिया लिया जा सकता है, वो हम प्रीवियस ईयर्स में देखेंगे। ठीक है, तो अभी अगर प्रीवियस ईयर में ऐसा कोई एग्जांपल दिया गया, मुझे लगता है अगर ऐसे क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में तो 2006 2007 में आए हैं। एक दो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जिसमें एडिशन का बेसिस और कुछ ऐसा निकालना है। पर एक बात ध्यान में रखना, ज़्यादातर मेथड्स नहीं बताए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पढ़ाई के लिए। क्यों नहीं बताए जाते, जहाँ से मैंने कोचिंग ली थी नेट की, वो लोग मेथड ही नहीं बताते थे कि नहीं ऐसे नहीं करना है, शॉर्ट वे निकालना है अपना खुद का। अब जो मैंने आपको इतना लंबा मेथड समझा दिया, V1 प्लस V2, V1 इंटरसेक्शन V2, ये सब एग्जाम में लगाने वाले नहीं है। ये मतलब ऐसे लास्ट पॉइंट पे है कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है तो चलो ये लगा देते हैं, आपके पास टाइम भी पड़ा है। V1 इंटरसेक्शन V2 का हमने बेसिस निकाला, मान लो इसकी सिर्फ डायमेंशन पूछी गई होती तो डायमेंशन तो हमने निकाल ही दी थी इसकी हेल्प से। V1 V2 और V1 प्लस V2 की हेल्प से डायमेंशन तो निकाल दी थी। V1 इंटरसेक्शन V2 के बेसिस निकालने की जरूरत नहीं थी हमें, इसकी डायमेंशन निकालने के लिए हम ऑलरेडी निकाल चुके थे। फिर बाद में जाके मैंने आपको बेसिस समझाया कि बेसिस भी ऐसे निकाला जा सकता है अगर आपको निकालना है तो क्वेश्चन ज़्यादातर किस तरीके से फ्रेम करने की उम्मीद है कि डायमेंशन पूछी जाएगी। अब डायमेंशन पूछी गई है तो आप शॉर्टेस्ट वे फाइंड करो डायमेंशन को निकालने का। अपना टाइम कैसे सेव करोगे इस पर पूरा फोकस होना चाहिए। हर क्वेश्चन का, जिसका मैंने भी शॉर्ट तरीका नहीं बताया, उसका भी अपना शॉर्ट तरीका निकालने की कोशिश करो। डिस्कस करो क्लास में आके कि इसको कैसे शॉर्ट तरीके से किया जाए, क्या पता मुझे भी कुछ नया सीखने को मिले। तो शॉर्ट करना है, ये बात हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए, क्योंकि आप कितने भी नॉलेजेबल हो उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी रैंक देखी जाएगी, उसके बेस पे आपका एडमिशन होगा, नॉलेज के बेस पे नहीं होगा, सीधी सी बात है। और रैंक उसकी आती है जो तेजी से काम कर पाता है, नॉलेज तो बहुत बच्चों को होती है। हाँ बोलो। मैम मैं जनरल कैंडिडेट हूँ, कोटा नहीं है, जनरल है। तो मैम मुझे अगर कोई IIT मिलना है तो किसमें रेंज में रैंक करना पड़ेगा? कितनी रेंज में रैंक लानी पड़ेगी? हाँ मैम 200-300 में हो जाएगा मेरे हिसाब से। बाकी मैं इस पे और देखती हूँ जनरल वालों का जो लिस्ट रही है। मेरे हिसाब से मैंने आपको एक बार वो फोटो भेजी थी, उसमें 200-300 ही थी। एक बार मैं कंफर्म कर लूंगी, बाकी मतलब 200-300 के अंदर रहनी चाहिए। हाँ मैम एक बार मुझे कंफर्म करके बता देना। हाँ ठीक ठाक IIT चाहिए ना, तो 200-300 के अंदर रहनी चाहिए। मैं कंफर्म करके बता दूँ, एक बार मुझे फिर से याद दिला देना मैसेज करके।
ओके मैम। ए बी सी डी, ए इज इक्वल टू डी, बी इज इक्वल टू 2c। अब यहाँ पे आपको वो काम करना है क्या, v1 निकालो, v1 की डायमेंशन। चलो बेसिस और डायमेंशन दोनों की बात करते हैं। बेसिस और डायमेंशन किसका, v1 का, v2 का, v1 इंटरसेक्शन v2 का। ठीक है, देखना v1 प्लस v2 का भी निकलता, वो भी निकाल लेना। v1 का बेसिस कैसे निकालेंगे आप, पहले तो डायमेंशन बताओ v1 की क्या है। बहुत आसान है इस तरीके। टोटल नंबर ऑफ, देखो कितना वेक्टर स्पेस की डायमेंशन दिख रही है, साफ साफ 4 है, क्योंकि ये किसका सब स्पेस है, R4 ओवर R का सब स्पेस है। कंडीशन देख लो कितनी दी हुई है, कंडीशन के हिसाब से करना है, नहीं तो फ्री वेरिएबल जैसे भी देख लो, बात एक ही है। तो कंडीशन यहाँ से हमने देख ली। इंडिपेंडेंट कंडीशंस हमें देखनी होती हैं। इंडिपेंडेंट कंडीशन पे भी हम आएंगे, वो भी मैट्रिक्स की हेल्प से निकलेगी कि इंडिपेंडेंट कंडीशंस कैसे निकलते हैं। मान लो ऐसी ऐसी 4-5 कंडीशन दे दी होती, b माइनस 2c प्लस डी इज इक्वल टू 0, a प्लस सी प्लस b इज इक्वल टू 0, ऐसी ऐसी 4-5 दे दी होती। हो सकता है कोई कंडीशन एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती, और डिपेंडेंट कंडीशन क्या होती, बेमतलब कंडीशंस। तो अगर 2 डिपेंडेंट कंडीशन पढ़ी तो एक को ही रखना है, एक को निकाल देना है। वो सब देखेंगे जिस तरीके से एग्जाम्पल हमारे सामने आएंगे। डायमेंशन ऑफ v1 यहाँ से बन गई 3, डायमेंशन ऑफ v2 कितनी बन गई, a इज इक्वल टू डी और b इज इक्वल टू 2c। इन दोनों कंडीशंस में साफ साफ दिख रहा है कोई रिलेशन नहीं है, कोई भी डिपेंडेंस नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इवन वेरिएबल भी जो यूज किए गए हैं वो भी इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है 2 इंडिपेंडेंट कंडीशन है, नंबर ऑफ डायमेंशन पूरे स्पेस की 4 है, तो 4 माइनस 2। ठीक है, अब बात आती है कि बेसिस कैसे निकालेंगे। बेसिस के लिए जो कंडीशन दी गई है उसको यूज करो। कंडीशन क्या दी गई है, b माइनस 2c प्लस डी इज इक्वल टू 0, मतलब b की कुछ वैल्यू दी गई है। अब देखना एक बात, एक जनरल ABCD है आपके पास, जनरल टपल। ठीक है, एक वेक्टर इस टाइप का होगा, लेकिन उस वेक्टर की कुछ खास बात होगी अगर वो v1 से बिलोंग कर रहा है। अगर ये वेक्टर v1 का है तो इसके पास एक खास बात है। वो खास बात क्या है, b माइनस 2c प्लस डी इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू 2c माइनस डी है, b इज इक्वल टू 2c माइनस डी है। क्या ये लिखा जा सकता है, यानी b c और d पर डिपेंडेंट है। तो हमें फ्री वेरिएबल्स देखने होते हैं। a इज फ्री, a किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है। अगर कोई भी एक वेरिएबल देखो, क्योंकि एक कंडीशन है तो कोई भी एक वेरिएबल बाकी सब पे या 1 या 2 पे डिपेंडेंट है। वो मान लो वो b डिपेंडेंट है, या वो c मान लो डिपेंडेंट है, या d मान लो डिपेंडेंट है, वो आपकी मर्जी है। तो b की जगह मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ, तो b कोई डिपेंडेंट मान रहे हैं हम। b क्या है, 2c माइनस डी। यहाँ से मैं d की वैल्यू भी निकाल सकती थी, c की वैल्यू भी निकाल सकती थी। तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी b की वैल्यू रख ली हमने 2c माइनस डी। c तो c ही है और d तो d ही है। ठीक है, अब आओ, अब देखना a को कॉमन लिया जाए। अगर a को कॉमन लेके क्या बनेगा, a और कहीं नहीं आ रहा है तो ये बन जाएगा 1 0 0। एक इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन बन जाएगी। b को कॉमन लेना, b तो है ही नहीं। c को कॉमन लेके क्या रिप्रेजेंटेशन बनेगी, देखो पहले जगह पे 0, फिर यहाँ पे 2 पड़ा है, फिर यहाँ पे 1 पड़ा है। इसका कोफिशिएंट लिख रहे हैं, बस कॉमन लेके बाहर इसके अंदर के कोफिशिएंट लिख रहे हैं। और d को लिया अगर कॉमन तो क्या बनेगा, 0 माइनस 1 0 1, ये बन जाएगा। तो एक जनरल वेक्टर v1 के अंदर किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, x ले लेते हैं, x बिलोंग्स टू v1। तो x की रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, अगर आप चेक करने लगोगे ना अभी कि ये 3 वेक्टर्स कहीं LD तो नहीं है, तो ये LD नहीं निकलेंगे, ये LI ही निकलेंगे। ठीक है, तो ये 3 वेक्टर्स आएंगे आपके पास, और यही 3 वेक्टर्स क्या फॉर्म करेंगे, इसका बेसिस 1 0 0
0 2 1 0। मतलब एक बेसिस निकालने का तरीका है जो बहुत इजी है। हमने क्या किया, जो कंडीशन गिवन थी b-2c+d, उसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल्स की टर्म में निकाल दी और वो यहाँ पे रख दी। इस केस में मैंने b की वैल्यू निकाली थी, आपकी मर्जी थी आप c की निकालते या d की निकालते। b की वैल्यू उठा के c और d की टर्म्स में रख दी। a, c और d कोफिशिएंट्स को बाहर लेके इस तरीके से अंदर इनके जो भी स्केलर्स बचे थे, मतलब a, c और d को बाहर निकाल के इनके अंदर के कोफिशिएंट्स रख दिए हमने। ठीक है, तो ये जो बनेगा ये एक बेसिस बनेगा। ये तीनों वेक्टर्स अलाई होंगे एक दूसरे से। ठीक है, v2 के लिए निकालो जरा, बेसिस निकालो। a = d और 2c दे रखा है। 2 बेसिस होगा मैम। 2 बेसिस में 2 एलिमेंट होंगे, डायमेंशन 2 है ना। हाँ मैम। चेक करो। मैम 0 2 1 0 और 1 0 0 1। हाँ मैम। 1 0 0 1 और 0 2 1 0 है ना। हाँ, यही आया मेरे को। ठीक है, बाकी सबका भी यही आना चाहिए, यही आंसर है। सीआर में तो कुछ क्वेश्चन मतलब हुआ नहीं था, तो इसके बाद हो जाएगा मेरे को लगता है। हाँ, इसके बाद हो जाएगा। इस क्लास के बाद काफी क्वेश्चंस हो जाएंगे। और देखो, हर वक्त बेसिस निकालने मत बैठना। एक टिप दे रही हूँ, जो ये तरीका हमने लगाया है ठीक है, अच्छा तरीका है। कई ऑप्शन ऐसे होंगे कि v1 की डायमेंशन तो 3 है, लेकिन बेसिस में एक बेसिस दे रखा है, उसमें 2 एलिमेंट पड़े हैं। एक बेसिस दे रखा है, उसमें एक एलिमेंट पड़ा है। एक बेसिस दे रखा है, उसमें 4 एलिमेंट पड़े हैं। ठीक है, 1 2 3 4, 4 ऑप्शन में 4 डिफरेंट साइज के बेसिस पड़े हैं। तो क्या अब आपको बेसिस निकालने की जरूरत है? डायमेंशन निकाल के काम नहीं बन जाएगा? ऐसे क्वेश्चन आएंगे, चलो हम डिस्कस करेंगे तब देखेंगे। बाकी अपने दिमाग यूज करना, शॉर्ट वे में करना। और शॉर्ट वे में करने का मतलब ये नहीं है कि आप मेथड को एकदम ही नज़रअंदाज कर दो। अभी आपके पास बहुत टाइम है, आराम से बैठो, पहले मेथड से सॉल्व करो या पहले शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करके देखो। शॉर्ट ट्रिक से हो रहा है, अच्छी बात है, अब मेथड लगा लो। ठीक है, एक से ज़्यादा तरीके अगर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आएंगे तो एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन एग्जाम में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन लग रहा है कि ये तो लंबा पड़ेगा, मेथड लगाना पड़ेगा और इसमें लंबा लगाना पड़ेगा, उस क्वेश्चन को वहीं पे 1 मिनट के लिए छोड़ देना, मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाना। ठीक है, उसमें ऑप्शन आता है मार्क फॉर रिव्यू, कि उनकी एक अलग लिस्ट बन जाती है अगर आप मार्क फॉर रिव्यू पे कर देते हो। किसी ने जैम का एग्जाम दिया है पहले? कितना मार्क्स हमें उठाना चाहिए? मेरी आवाज बहुत साफ नहीं आ रही है बिल्कुल, फिर से बोलना। मैम अच्छी IIT मिलने के लिए 100 में कितना मार्क्स तुलना चाहिए? 42 प्लस आ जाएंगे तो 42 अराउंड, मतलब 42 है, 42 प्लस आ जाएंगे तो अच्छा स्कोर माना जाएगा, मिल जाएगी IIT। सबका हो गया ये? मैम आंसर क्या है? बोलना आंसर। निर्मली आप बोलो। 2001 था, क्या था? 0201 था। 0201, एक तो ये बन रहा है। क्या मैम? चलो छोड़ो, मैं लिख ही रही हूँ अब तो मैं।
1001 ये आ रहा आंसर। हाँ मैम आ गया ये तो। ठीक है, अब एक बात और करनी है हमें। V1 और V2 सबका आ गया, ये V2 के लिए आ गया। हाँ मैम। आधे लोग तो एकदम म्यूट रहते हैं क्लास में। माइक म्यूट मैम मेरी करना आपकी आ रही मेरी है। माइक म्यूट करना एक आपका चॉइस है, कोई मजबूरी नहीं है कि आप म्यूट करके बैठे रहते हैं। एकदम सो जाते हैं कई लोग तो म्यूट करके। ऑनलाइन क्लास का यही फायदा है, सो जाओ, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो मान के चलते हैं सबका हो गया होगा, क्योंकि अगर किसी का नहीं हुआ तो वो बता सकता है, तो डिस्कस भी कर लिया जाएगा। V1 हो गया, V2 हो गया, V1 इंटरसेक्शन V2। अब देखो V1 इंटरसेक्शन V2 का मतलब क्या है, पहले तो इस बात को समझो। एक ऐसा एलिमेंट होगा जो V1 के, मतलब इसके जो सारे एलिमेंट्स होंगे वो V1 के अंदर भी होंगे, V2 के अंदर भी होंगे। सारे एलिमेंट्स V1 के अंदर भी होंगे और V2 के अंदर भी होंगे। तो V1 के अंदर होंगे तो वो इस खास प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे, ये वाली खास। V2 के अंदर होंगे तो इस खास प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। तो दोनों के अंदर होंगे तो ये तीनों चारों जितनी भी प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा दे रखी हैं, इन सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेंगे। एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज जो ये दे रखी हैं, इंटरसेक्शन में होने का मतलब दोनों में, मतलब दोनों के रिस्पेक्ट में जो अलग अलग प्रॉपर्टीज है सबको सेटिस्फाई करेगा। तो अब जो V1 इंटरसेक्शन V2 बनेगा, यहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकते हो B-2C प्लस। और ये बात कभी मत भूलना, कभी भी कोई क्वेश्चन कर रहे हो, मैं एक हल्का सा हिंट दे रही हूँ। बेसिस नीड्स टू बी अ सबसेट ऑफ द वेक्टर स्पेस। अगर ऑप्शन में ऐसा कोई सेट है जिसको बेसिस तो बोल दिया गया पर वो सबसेट ही नहीं है वेक्टर स्पेस का, तो आप ऑप्शन डिस्कार्ड कर सकते हो। डिस्कार्डिंग द ऑप्शन। हमेशा क्वेश्चन में ऐसे एक आध वेक्टर, एक या दो वेक्टर जरूर दिए जाते हैं बेसिस सेट, मतलब बेसिस का जो सेट बनाया जाता है ऐसा जरूर बनाया जाता है जो सबसेट ही ना बन रहा हो वेक्टर स्पेस का। इस बात को ध्यान रखना। बाकी हम इसके बारे में आगे डिस्कस तब करेंगे जब हम प्रीवियस ईयर डिस्कस करेंगे। तो हम कह रहे थे V1 इंटरसेक्शन V2। इस बात को अपने गांठ मार लो कि बेसिस नीड्स टू बी अ सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस के अंदर से ही तो एलिमेंट उठ के आते हैं जो बेसिस बनते हैं। तो B-2C प्लस D इज इक्वल टू 0। A इज इक्वल टू D और क्या क्या रखा है, C इज इक्वल टू 2B। ये है ना कंडीशन। B इज इक्वल टू 2C। अच्छा ठीक है, B इज इक्वल टू 2C। अब ये जो कंडीशंस हैं इनको एक बार समझने की कोशिश करो। इनकी हेल्प से एक छोटी कंडीशन लाने की कोशिश करो। यानी कैसे, A कोई जगह D रख सकते हैं और B की जगह 2C रख सकते हैं। तो ये देखो, ये दे रखा है जो उन्होंने B-2C प्लस D इज इक्वल टू 0। B की जगह जब आप 2C रखोगे तो ये तो 0 बन जाएगा, प्लस D इज इक्वल टू 0, यानी D तो 0 आ गया। D 0 आने के बाद एक और अच्छी बात निकल सकती है यहाँ से, बताओ जल्दी। और क्या दिख रहा है? A इज इक्वल टू D है और D तो 0 है, तो A इज इक्वल टू 0। दो काम तो आपके और सॉल्व हो गए। A 0, D 0 और B इज इक्वल टू 2C। कितना बढ़िया काम हो गया। A B C D की जगह अब आप लिख सकते हो 0, B की जगह 2C रख दो, चाहे C की जगह C रहने दो और D की जगह आप 0 रख सकते हो। ठीक है, इंटरसेक्शन की डायमेंशन यहाँ देखते ही पता चल रही है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, वेरिएबल बोलो या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलो, कितने हैं, हाउ मेनी? 1 है। तो डायमेंशन कितनी हो जाएगी? ये तो बेसिस बन गया आपका। खैर ये तो चलो एक जनरल वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है। तो बेसिस कैसा बनेगा, C कॉमन लेना, क्या बनेगा 0 2 1 0। सो बेसिस क्या बन जाएगा 0 2 1 0। ठीक है, और दूसरा अच्छा तरीका क्या हो सकता है, अब इतना भी हमें सॉल्व नहीं करना, हम इससे भी ज़्यादा आलसी हैं। आलसी बनना सीखो, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश मत किया करो जब भी पेपर सॉल्व कर रहे हो। जो भी ऑप्शन दिए गए हों
V1 के लिए अगर किसी का बेसिस बोल दिया, V1 के लिए बेसिस होना चाहिए, तो V1 में दी हुई कंडीशन जो कि है b माइनस 2c प्लस डी इज इक्वल टू 0, वो सेटिस्फाई करना चाहिए। समझ रहे हो? अगर ऐसा कोई ऑप्शन है जो b माइनस 2c प्लस डी इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, वो दुनिया में कभी भी, मतलब कभी भी वो बेसिस नहीं बन सकता V1 का, क्योंकि बेसिस इज अ सबसेट ऑफ द वेक्टर स्पेस। तो जो भी सब स्पेस या वेक्टर स्पेस गिवन है उसमें जो भी पर्टिकुलर कंडीशन है उसको भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा उसको बिलोंग करने के लिए V1 में। तो उस कंडीशन को अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो भी उसको डिस्कार्ड कर सकते हो। तो ये कुछ 3-4 चीज़ें हैं जिनका ध्यान रख के हम अपनी कैलकुलेशन को घटा सकते हैं। क्वेश्चन पे 10 मिनट दिया करो, अच्छे से एनालाइज किया करो, ये नहीं करा और भागा। और खास कर प्रीवियस ईयर्स एकदम चाट जाओ प्रीवियस ईयर्स को, क्योंकि कंसेप्ट वही थोड़ा बहुत रिपीट होके आएगा, हल्का फुल्का नया आ सकता है, बाकी वही आएगा जो प्रीवियस ईयर में है। ठीक है, हमने ऑलमोस्ट कर लिया इसका काम, बाकी तो अच्छा एक और चीज आती है क्वेश्चन स्पेस। कोसेट सुना है कभी किसी ने? ग्रुप थ्योरी किया होगा तो कोसेट भी सुना होगा। हाँ मैम। ठीक है, सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो भी कोई बात नहीं। कोई वेक्टर स्पेस अगर V है, इसका सब स्पेस है क्या? W। ठीक है, ये वेक्टर स्पेस है, ये इसका सब स्पेस है। कोई भी अल्फा अगर V से बिलोंग कर रहा है, लेट अल्फा बिलोंग्स टू V, तो अल्फा W, देखो दो ऑपरेशन से कोसेट बनाए जाते हैं, W इंटू अल्फा करके भी बनाए जाते हैं, वो तो ग्रुप के ऑपरेशंस होते हैं। हमारे पास वेक्टर स्पेस के अंदर ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं? दो ऑपरेशंस होते हैं, मल्टीप्लिकेशन, एक एडिशन होता है और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है। हाँ मैम। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है वेक्टर स्पेस में। किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो जस्टिफाइड है। दो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन इधर जस्टिफाइड नहीं है। तो जो क्वोशिएंट स्पेस बनाया जा रहा है स्केलर की हेल्प से नहीं बनाया जा रहा। मैं यहाँ पे अल्फा की बजाय कुछ और ले लेती हूँ ताकि देखने में अच्छा लगे। W बिलोंग्स टू V ले लेते हैं, नहीं Z बिलोंग्स टू V ले लेते हैं। इधर अल्फा स्केलर लिया था ना मैंने। जो क्वेश्चन क्या स्मॉल v बिलोंग्स टू V लीजिए मैम, वो अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, स्मॉल v बिलोंग्स टू V ले लिया। ठीक है, तो जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो स्केलर और वेक्टर को मिला के एक ऑपरेशन है, लेकिन जो क्वोशिएंट स्पेस बनता है उसके अंदर जो सारे ऑपरेशंस और जो सारे वेक्टर्स, जो एलिमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वेक्टर्स होते हैं। तो इसका कोई काम नहीं है स्केलर मल्टीप्लिकेशन का, यहाँ फील्ड का कोई यूज नहीं। क्वोशिएंट स्पेस बनाते टाइम हमें सिर्फ और सिर्फ वेक्टर्स चाहिए, तो वेक्टर के लिए अच्छा ऑपरेशन कौन सा है? केवल एक ही ऑपरेशन ही मौजूद है हमारे पास, दैट इज प्लस। तो अब देखो क्वोशिएंट स्पेस कैसे डिफाइन किया जाता है। पूरा सब स्पेस उठाया जाएगा, बीच में ऑपरेशन लिया जाएगा, जो भी मेन ऑपरेशन था आपका एडिशन। अब एडिशन जिस तरीके से भी डिफाइंड है वो तो डिपेंड करता है वेक्टर स्पेस पे कि किस तरीके से डिफाइन की गई है, पर ये वेक्टर एडिशन होगी। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? W प्लस V को, इस कंप्लीट को क्या बोला जाता है? कोसेट। और ये डिफाइंड किस तरह है? कोई भी W लेंगे आप, W प्लस ये फिक्स एलिमेंट होगा V, और ये W फिक्स नहीं होगा, ये W कहाँ से आ रहा होगा? सब स्पेस कैपिटल W से। ठीक है, तो ये जो सेट बनेगा यहाँ पे W वेरी करता जाएगा, W1 W2, मतलब W की अलग अलग वैल्यूज आप पुट करते जाएंगे, जितने भी सब स्पेस के अंदर वेक्टर पड़े हैं उसके हिसाब से W प्लस V बन जाएगा। टाइम बताना क्या हो रहा है? ये कंप्लीट एक कोसेट बन जाएगा। 5 मिनट बाकी है मैम 8 बजने में। ठीक है, अभी है हमारे पास टाइम।
तो ये बन गया कोसेट। अच्छा, कोसेट इस तरीके से ही क्यों डिफाइन किया जाए, इस तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है, इधर v ले लो और इधर w ले लो। अब क्या किया जा रहा है, इधर v फिक्स कर रखा है हमने, एक जो भी एलिमेंट v लिया है जिसके रिस्पेक्ट में हम कोसेट बना रहे हैं, मैम वो तो इधर एक w ही ले लो। होगा, क्योंकि एडिशन के सब माने रेस्पेक्ट में तो हाँ, कम्यूटेटिव फॉर्म करता है। क्योंकि w प्लस v इज इक्वल्स टू v प्लस w होगा फॉर ऑल v कॉमा w बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस। नो मैटर कोई भी वेक्टर्स आप लो, वो हमेशा कम्यूट करेंगे अंडर एडिशन, ये वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी होती है। तो ये w प्लस वी लो या v प्लस w लो, एक ही बात है, कोई डिफरेंस है ही नहीं इनके अंदर। वैसे इसको क्या बोला जाता है ऊपर वाले को, इन जनरल कोसेट्स हम ग्रुप थ्योरी करते टाइम पढ़ेंगे, इसको बोला जाता है राइट कोसेट। जब एलिमेंट को राइट में लिया जाए तो राइट कोसेट, एलिमेंट पे ध्यान देना वैसे आपको, राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट। वेक्टर स्पेस के केस में दोनों कोसेट बराबर होते हैं, जरूरी नहीं है कोसेट्स हमेशा बराबर हो, लेकिन वेक्टर स्पेस के केस में क्योंकि कम्यूटेटिविटी ऑफ वेक्टर एडिशन होल्ड करती है इसलिए दोनों बराबर होते हैं। अब ये जो कोसेट्स बनाए गए, एक मिनट, अच्छा दूसरी बात एक और है मैम ग्रुप में जो कोसेट हम लोगों ने पढ़ा है तो उसमें तो मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में होता है ना कोसेट? नहीं, दोनों होते हैं। ग्रुप का जो वो है, ग्रुप में सिर्फ एक वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, ऑपरेशन, ये स्टार। अब ये स्टार क्या हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, और कोई नया ऑपरेशन आप डिफाइन कर दो वो भी हो सकता है। तो ग्रुप का जो भी ऑपरेशन होता है, प्लस मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, कोई भी डिफरेंट ऑपरेशन, उसके हिसाब से लिया जाता है। तो जनरली आप लिखना चाहते हो तो जी स्टार जी लिखो कोसेट को, या जी स्टार जी। अब ये कम्यूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो एबिलियन ग्रुप होगा या नहीं होगा उस पर डिपेंड करता है। वो हर इन जनरल तो कम्यूट नहीं करता है तो हाँ, इन जनरल कम्यूट नहीं करता ग्रुप ना। ग्रुप अगर कम्यूट करे तो बहुत बढ़िया बात हो जाती है, उसको नया नाम दे दिया जाता है एबिलियन ग्रुप। ठीक है, वैसे इसको क्या बोला जाता है, ये जो W प्लस V है इसको बोला जाता है कोसेट जनरेटेड बाय V, ऐसे बोल दिया जाता है। ठीक है, अब एक और बात यहाँ पे ध्यान रखनी है आपको, क्योंकि जीरो बिलोंग करता है सबस्पेस से, कोई भी सबस्पेस लोगे जीरो तो वेक्टर उसके अंदर ही होगा, तो जीरो प्लस W क्या लिखा जाएगा, जीरो प्लस W सच दैट W बिलोंग्स टू W। अब ये जीरो प्लस W क्या होता है, W ही होता है, तो इसका मतलब ये क्या कंप्लीट बन जाएगा, ये W ही बन जाएगा। तो जीरो प्लस W इज इक्वल टू W हो जाता है। ठीक है, ये कोसेट की प्रॉपर्टी हो गई, ये भी इसकी भी आइडेंटिटी की तरह काम कर रहा है। अच्छा, अगर अल्फा W के अंदर आएगा तो क्या होगा, अल्फा प्लस W, देखना क्या हो जाएगा, अल्फा कोई भी वेक्टर है W का, तो अल्फा प्लस W, अल्फा यहाँ पे फिक्स है, ये W वेरी कर सकता है, W बिलोंग्स टू W, कोई भी एलिमेंट हो सकता है W का। अब देखो अल्फा भी W का है, ये भी W का है, क्या हम यहाँ पे क्लोजर अंडर एडिशन नहीं लगा सकते? क्लोजर अंडर एडिशन क्या कहेगी कि जो अल्फा प्लस W है ये भी W का एक नया एलिमेंट आएगा, तो ये जो कंप्लीट सेट बनेगा ये W ही नहीं बन जाएगा, W के एलिमेंट्स ही तो बनेंगे कंप्लीट। तो इनसे जो सेट बनेगा अल्फा प्लस W नो मैटर कुछ भी हो, अल्फा उसमें ऐड करोगे वो W का ही कोई एलिमेंट बनेगा, क्योंकि अल्फा W से ही तो था। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, W, तो अल्फा प्लस W इज इक्वल टू W। ये इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट है, दोनों तरफ से आप इसको इजीली देख सकते हो। तो अल्फा बिलोंग्स टू W, रिजल्ट ये है इफ एंड ओनली इफ अल्फा प्लस W इज इक्वल टू W। ठीक है, तो क्वेश्चन स्पेस किससे कैसे बनाया जाता है, if W is any subspace of a vector space F,
देन v बाय w सेट ऑफ ऑल कोसेट्स। अब वैसे तो देखो ये जो w प्लस एल्फा बनाया है या w प्लस v जो हमने बनाया है इसी को बोला जाता है क्वोशिएंट स्पेस। पर इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होती है। कैसे लिखते हैं हम इसको रिप्रेजेंटेशन? अब देख लो v बाय w ऐसे करके लिख लो या v डिवाइडेड बाय w ऐसे करके लिख लो। फैक्टर फैक्टर ग्रुप तो वहां बोला जाता है, यहाँ पे मैंने सुना नहीं। इसको क्वोशिएंट स्पेस बोला जाता है, क्वोशिएंट स्पेस। ठीक है, इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी हो जाएगी? अल्फा प्लस w वेयर w बिलोंग्स टू w। तो ये कुछ नहीं कोसेट ही था, तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो गई इसकी। अच्छा, सेट ऑफ ऑल कोसेट, सॉरी, ये जो अल्फा है ये कोई भी एलिमेंट हो सकता है v का। ठीक है, तो इनका सारे कोसेट्स की अगर कलेक्शन कर दी जाए, मतलब w प्लस अल्फा टाइप के सारे कोसेट्स की कलेक्शन कर दी जाए, ये अल्फा क्या होगा? यहाँ पे अल्फा कोई भी एलिमेंट हो सकता है v का। एक टाइम पे एक फिक्स एलिमेंट होगा। मान लो एक कोसेट आएगा आपके पास w प्लस अल्फा 1, दूसरा कोसेट आ सकता है w प्लस अल्फा 2। इसी तरह बहुत सारे कोसेट्स आ सकते हैं, इनफाइनाइट आ सकते हैं। अगर इनफाइनाइट लेफ्ट कोसेट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, लेफ्ट और राइट तो सेम ही होते हैं। हर एक अल्फा के लिए आप हर एक अल्फा बिलोंग्स टू v के लिए ऐसे कर सकते हैं w प्लस अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n। और अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं उस वेक्टर स्पेस में तो ये कुछ इस तरीके से चलता जाएगा। तो इनकी जो कलेक्शन ली जाएगी उस कलेक्शन को क्या बोला जाएगा? क्वोशिएंट स्पेस। ठीक है, सेट ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ द फॉर्म। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। v बाय w क्या है? सेट ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ द फॉर्म w प्लस अल्फा वेयर अल्फा बिलोंग्स टू v। ठीक है, एक टाइम पे एक अल्फा लेके चलोगे और उसके हिसाब से कोसेट बनाते चलोगे। एडिशन किस तरीके से डिफाइंड होती है? अब इसमें भी दो ऑपरेशन होंगे, एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एडिशन किस तरीके से डिफाइंड होती है? अब दो एलिमेंट्स आप v अपॉन w में से लेंगे तो वो कोसेट टाइप के होंगे, यानी इस टाइप के होंगे। तो w प्लस अल्फा एक एलिमेंट लेंगे, w प्लस बीटा दूसरा एलिमेंट लेंगे। उनकी एडिशन किस तरीके से डिफाइंड होगी? चाहे इनको आगे करके लिख लेना, क्योंकि जैसे मर्जी लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो इस तरीके से डिफाइंड होती है w प्लस अल्फा प्लस बीटा। इसको आप ओपन करके देख सकते हो इजीली। w प्लस अल्फा प्लस बीटा के बराबर ये आती है। ठीक है, दूसरा इसमें जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन है वो किस तरीके से डिफाइंड होता है? कोई स्केलर लोगे, उसको w प्लस अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे, क्या बनेगा? k इंटू डब्ल्यू। अब ये जो k इंटू डब्ल्यू है ये स्केलर क्या होगा? k अगर मैम w प्लस k अल्फा होगा। हाँ, w प्लस k अल्फा होगा, लेकिन k जब इसके एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, इनके कोसेट वाले एलिमेंट से, इसको जब ओपन करके लिख लोगे w प्लस अल्फा, w बिलोंग्स टू w। अभी जो हर एक w और अल्फा से मल्टीप्लाई होगा, w से मल्टीप्लाई करके तो वापस w के ही एलिमेंट आएंगे, बिग w के। इसलिए इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है इस तरीके से। w पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये w प्लस k अल्फा इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, w एक सबस्पेस है, k उससे मल्टीप्लाई होगा किसी भी एलिमेंट से, तो वो सबस्पेस वो खुद ही रहेगा। अब मेन बात जो यहाँ पे आती है, जिसपे क्वेश्चन बन सकता है, चांसेस हो सकते हैं जिसपे बनने के, वो होता है अगर w कोई सबस्पेस है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का। इस पे भी अभी थोड़ा आते हैं। फाइनाइट डायमेंशनल तो खैर हमने कर लिया। फाइनाइट वेक्टर स्पेसेस थोड़ा सा हम देखेंगे अभी, जिसपे न्यानेश ने कल क्वेश्चन पूछा था। इफ w इज अ सबस्पेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस v, देन अगर आपको निकालनी हो डायमेंशन ऑफ v अपॉन w, क्वोशिएंट स्पेस की डायमेंशन निकालनी हो, तो वो क्या होती है? डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ w। ठीक है,
v की डायमेंशन में से w की डायमेंशन माइनस कर दो तो क्वेश्चन स्पेस की डायमेंशन आ जाएगी। बाई चांस अगर पूछ लिया जाता है एक वेक्टर स्पेस और एक सब स्पेस देके तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। अच्छा, मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ, एक क्वेश्चन, अगर अभी दिमाग में आ रहा है तो बता सकते हो, नहीं तो सोच के आना। ठीक है यहाँ तक? हाँ मैम। हाँ मैम। क्वेश्चन है ये, हम जानते हैं कि अगर कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और वो इस तरीके से लिखा जा रहा है v इज इक्वल्स टू w1 प्लस डायरेक्ट सम ऑफ w2, तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ w1 प्लस डायमेंशन ऑफ w2, क्योंकि उस केस में क्या होता है, w1 इंटरसेक्शन w2 एक जीरो सबस्पेस बनता है तो उसकी डायमेंशन जीरो हो जाती है, ये बात हम जानते हैं। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर कोई भी v, मान लो कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, v इज फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस और डायमेंशन ऑफ v डायमेंशन ऑफ w1 प्लस डायमेंशन ऑफ w2 है, तो क्या ये बात सच है या गलत कि v इज इक्वल्स टू v1 w1 प्लस डायरेक्ट सम ऑफ w2? सच है तो प्रूव करना, गलत है तो कोई काउंटर एग्जांपल। अभी कुछ समझ में आ रहा है तो बता सकते हो, नहीं तो सोच के कल बताना, याद रखना। मैम ये होमवर्क दे दो। हाँ, होमवर्क ये। अच्छा, एक और बात, फाइनाइट कार्डिनैलिटी के भी वेक्टर स्पेसेस होते हैं। उस वक्त मुझे लग नहीं रहा था ये इम्पोर्टेंट है इतना टॉपिक, लेकिन अभी आपको करना चाहिए वेक्टर स्पेसेस के टाइम में। फाइनाइट अगर कार्डिनैलिटी के वेक्टर स्पेसेस हैं तो उनकी कार्डिनैलिटी विद द हेल्प ऑफ फील्ड कैसे निकालेंगे, ये सवाल बहुत ज़रूरी है। एक मिनट रुको। देखो, अगर कोई फाइनाइट फील्ड है तो वो इसके आइसोमॉर्फिक होगी, कुछ इस टाइप की होगी, ZP टाइप की। ठीक है, क्यों होगी, कैसे होगी, वो हम सब ग्रुप थ्योरी में देखेंगे। P क्या होगा, प्राइम नंबर। ठीक है, अगर इसको फील्ड बनाना है ZP को तो P इज ऑलवेज प्राइम। P अगर कंपोजिट हुआ तो ZP कभी फील्ड नहीं होता, पढ़ा हुआ है सबने? देखो, यस मैम। ZP का एक स्ट्रक्चर समझ लो कि ZP होता क्या है, इतना तो जानना जरूरी है। क्यों ये फील्ड बनता है वो सब इंटीग्रल डोमेन और वो सब थोड़े आगे के टॉपिक है, लेकिन ZP होता क्या, देखो ZP के अंदर इस तरीके के एलिमेंट्स आते हैं 0 से लेकर P-1 तक। ठीक है, और इसका ऑपरेशन क्या होता है, एडिशन मॉड्यूलो, इसको बोला जाता है एडिशन मॉड्यूलो P और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो P। यानी जब आप इनके दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल हम Z5 ले लेते हैं, 0 1 2, देखो Z5 लेना और आपका काम ये है कि इसके ऊपर फील्ड की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करके देखना। ठीक है, इनके ऑपरेशन हम देखते हैं कि कैसे होंगे। 0 से लेकर 4 तक एलिमेंट्स होंगे ना यहाँ पे, 0 1 2 3 4। कोई भी दो एलिमेंट्स लो, मान लो 2 इंटू 3 किया हमने, 6 आया। 6 को एडिशन मॉड्यूलो P करना है हमें,
यानी 6 जो आंसर आएगा 2 इंटू 3 करके जो भी आंसर आता है उसको 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना। एडिशन मॉड्यूलो का मतलब उस p से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखना होता है आपको। तो इसको डिवाइड किससे करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे और इसका रिमाइंडर लिखेंगे जो कि क्या आएगा 1। तो 2 इंटू 3 क्या होता है 1 Z5 के अंदर। ठीक है, सुनने में मजाकिया लगता है पर ऐसा ही होता है। इसकी कंस्ट्रक्शन हम ग्रुप थ्योरी में पढ़ेंगे कि ये बना कैसे और ये होता क्या है। ठीक है, 2 इंटू 3 अगर 1 आप किसी से बोलोगे ऐसे नंबर्स में छोटी क्लास के बच्चे से तो वो कहेगा इसको कुछ नहीं आता। पर अगर देखो यहाँ पे 4 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एडिशन मॉड्यूलो 5 3 इंटू 4, 3 4 से क्या होता है 12 होता है। 12 को 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखना है। रिमाइंडर क्या आएगा, मैं इसको ऐसे डिनोट कर देती हूँ, रिमाइंडर क्या आएगा 2 आएगा। ये जो रिजल्टेंट एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे इसी के अंदर आएंगे, यानी कोई भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई या ऐड कर लो। अब एडिशन कैसे हो सकता है, 4 + 3 कर लिया, एडिशन मॉड्यूलो 5 करना है तो आंसर क्या आएगा 7, लेकिन 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखना है तो आंसर क्या आ गया 2। तो जो भी रिजल्टेंट एलिमेंट आएंगे ऐड या मल्टीप्लाई करके वो इसी के अंदर आएंगे। तो इट इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बोथ। ठीक है, तो इस तरीके से इसके ऑपरेशंस होते हैं, पर ज़्यादा ऑपरेशन में हमें जाना नहीं है, इसके ऑपरेशंस का यूज़ नहीं है। ठीक है, मेन बात जो हम यहाँ पे करना चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं कोई भी प्राइम नंबर है, इफ p इज अ प्राइम नंबर और VNZP क्या है, n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। VNZP क्या है, VNZP किसको डिनोट कर रहा है, ये जो n है ये डिनोट कर रहा है n डायमेंशनल, ये है सेट ऑफ वेक्टर्स, और ZP क्या है फील्ड। ठीक है, n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ZP, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, इस वेक्टर स्पेस के अंदर कितने वेक्टर्स हैं, हाउ मेनी वेक्टर्स, दिस इज आवर क्वेश्चन। किसी को पता है ये सवाल का जवाब? चलो इस पे आते हैं कि कैसे होगा। इसका जनरल एलिमेंट लिखो, VNZP का फाइनाइट होगा, फाइनाइट होगा, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, वो कितने आएंगे वो देखते हैं। कोई भी जनरल एलिमेंट V लिया, किससे, V से, वेक्टर स्पेस V से ले लिया, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, α1 जो भी बेसिस होगा, बेसिस आप सोचते हैं ना, मान लो बेसिस V1 V2 Vn होगा, α2 V2 प्लस अप टू सो ऑन αn Vn। अब मैंने n क्यों लिखा है यहाँ पे, n एलिमेंट्स क्यों लिखे, क्योंकि वेक्टर स्पेस की डायमेंशन n थी। अब उसका बेसिस क्या था, स्केलर्स क्या होंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्केलर्स कहाँ से आ रहे होंगे, ZP से आ रहे होंगे, ये बात तो सबको पता है। तो ये जो एलिमेंट है ये ZP का एलिमेंट है, और ZP में आपके पास कितने एलिमेंट्स होते हैं, ZP की कार्डिनैलिटी क्या है बताओ जल्दी। ZP की कार्डिनैलिटी P है। ठीक है, तो जो भी V1 V2 Vn होंगे वो एक टाइम पे तो फिक्स रहेंगे ना, फिक्स मान के ही चलो इनको, क्योंकि ये कहाँ से आ रहे हैं, बेसिस से आ रहे हैं। एक पर्टिकुलर बेसिस पकड़ लो और इनको उसके अंदर से उठाओ, तो V1 V2 Vn तो अपनी जगह पे फिक्स है बेचारे, लेकिन ये जो α1 है ये ZP से बिलोंग कर रहे हैं, और ZP के अंदर P एलिमेंट्स हैं। P⁴n होगा। हाँ देखो कैसे होगा ये, α1 के पास P चॉइसेस हैं, क्योंकि वो कहाँ से आ रहा है, ऐसे सेट से आ रहा है जिसके अंदर P एलिमेंट्स हैं, यानी α1 क्या हो सकता है, 0 1 2, इनमें से कुछ भी हो सकता है, P-1 तक कुछ भी। ये बात सबको क्लियर है, अल्फा के पास P चॉइसेस हैं, ये बात सबको क्लियर है, हाँ या ना? हाँ मैम। हाँ मैम। हाँ मैम। तो अल्फा के पास हो गई P चॉइसेस, तो यहाँ पे लिख देते हैं। α2 क्या कुछ अलग है, α2 भी तो ZP से आ रहा है, तो उसके पास भी P चॉइसेस हैं। α1 और α2 की चॉइसेस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, डू यू अग्री? α1 जितने चॉइसेस रखता है उसका प्रभाव α2 पे बिल्कुल नहीं पड़ेगा। α2 को कोई मतलब नहीं है कि α1 क्या वैल्यूज लेगा। हाँ मैम। तो इसके पास भी P चॉइसेस हैं, इसी तरह सबके पास P चॉइसेस हैं।
और ये सब चॉइसेस इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे से, तो इनको आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। तो v के पास कितनी चॉइसेस हैं? v के पास p⁻n चॉइसेस हैं। तो एनी आर्बिट्रेरी वेक्टर हैज कितनी चॉइसेस? p⁻n चॉइसेस। तो इसका मतलब जो भी वेक्टर स्पेस v(n)z(p) था, उस वेक्टर स्पेस की कार्डिनैलिटी यानी टोटल नंबर ऑफ वेक्टर्स इन दैट वेक्टर स्पेस इज p⁻n। लेकिन अगर डायमेंशन पूछी जाए तो n है, टोटल नंबर ऑफ वेक्टर्स पूछे जाए तो p⁻n है, राइट? हाँ मैम। Number of non-zero vectors in this vector space. Find out the number of non-zero vectors in this vector space. बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द नंबर। p⁻n-1। ठीक है, और लोग बताओ। मैम क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, रिपीट कर सकते हैं? फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स इन दिस वेक्टर स्पेस। जो भी आपका वेक्टर स्पेस था, क्या था? v(n)z(p). टोटल वेक्टर्स इतने हैं, नॉन जीरो वेक्टर्स कितने होंगे? p⁻n-1। हाँ मैम, जीरो वेक्टर तो एक ही होगा। जीरो वेक्टर तो यूनिक होता है, जीरो वेक्टर तो एक ही होता है। हाँ तो मैम, जो भी तो टोटल नंबर ऑफ वेक्टर्स p⁻n हैं उसमें से 1 माइनस कर दो। ठीक है, ये आंसर होगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स। ठीक है, अच्छा एक और बात देखते हैं। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, ये तो चलो सारे नंबर ऑफ वेक्टर्स हमने बता दिए, लेकिन अगर नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स पूछे जाएं तो वो कैसे निकाले जाएंगे? इसकी थोड़ा मैं मैट्रिक्स की हेल्प ले रही हूँ, थोड़ा रिप्रेजेंटेशन के लिए। मैट्रिक्स इसको समझो ना समझो वो बात अलग है। देखो, कोई एक वेक्टर लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा? चलो एक बार इसको ऐसे लिखते हैं, α1 v1 प्लस α2 v2 प्लस अप टू सो ऑन αn vn। ठीक है, हमें निकालने हैं टोटल नंबर ऑफ Li वेक्टर्स। फील्ड वही है, वेक्टर स्पेस वही है, सब कुछ सेम है, लेकिन अब हमें निकालना है Li वेक्टर कितने होंगे इसके अंदर। एक सेकंड रुकना प्लीज। प्राइम नंबर मैम लेस देन इक्वल टू n होगा। क्या लेस देन इक्वल टू n होगा? क्वेश्चन अच्छे से फ्रेम नहीं हो पा रहा है। नंबर ऑफ Li वेक्टर। नहीं 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 नहीं, चॉइसेस फॉर नंबर ऑफ Li वेक्टर्स। क्वेश्चन किस तरीके से बनाया जाए? एक सेकंड। मैम इसके कोऑर्डिनेट्स को भी तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। हम्म। तो उसके बाद रो एक्लोन फॉर्म बना लीजिए। चीज नहीं समझ पा रही, वो तो ठीक है जो मुझे आपको बताना है, लेकिन अगर यहाँ पे p⁻n चॉइसेस होंगी, अच्छा ऑर्डर्ड सेट। ठीक है, मैं ये बताना चाह रही हूँ। देखो, अगर हमें इस तरीके के सेट्स फ्रेम करने हैं जिसके अंदर कुछ नंबर ऑफ वेक्टर्स पड़े हैं, मान लो n नंबर ऑफ वेक्टर्स पड़े हैं, क्योंकि n+1 नंबर ऑफ वेक्टर्स वाला अगर कोई सेट लिया जाएगा तो वो तो LD होगा। श्योर है इस बात पे तो हम लोग?
n+1 नंबर ऑफ वेक्टर्स ले लिया गया इस हाँ वेक्टर मैम। स्पेस में, है ना, क्योंकि डायमेंशन n है और किसी भी सेट में अगर n से ज्यादा एलिमेंट्स लिए गए या n से ज्यादा वेक्टर्स लिए गए तो वो तो पक्की बात है कि LD हो जाएगा। तो अगर हम एक जनरल फॉर्मूला आपको बताती हूँ कि ऐसा सेट बनाना है, सेट ऑफ वेक्टर्स जिसके अंदर या तो 1 Li वेक्टर हो या 2 Li वेक्टर हो या इन जनरल r नंबर ऑफ Li वेक्टर्स हो वेयर r इज लेस देन इक्वल टू n, या आप ऐसे बोल सकते हो कि सेट ऑफ Li वेक्टर्स बनाने हैं आपको, चॉइसेस बतानी है, हाउ मेनी, इतने कैसे, मतलब कितने ऐसे सेट्स बनाए जा सकते हैं जिसके अंदर r नंबर ऑफ Li वेक्टर्स पड़े हो। या हम फॉर्मूला n के लिए पढ़ लेते हैं पहले, कितने ऐसे सेट्स बनाए जा सकते हैं जिसके अंदर n नंबर ऑफ Li वेक्टर्स पड़े हो। फिर मैं थोड़ा इसको जनरलाइज कर दूंगी, कितने ऐसे सेट्स की पॉसिबिलिटी है जो हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन करते हैं, वहीं से सोचो इसको कि कितने ऐसे सेट्स बनाए जा सकते हैं। फाइनाइट डायमेंशनल के अंदर इसको गिनना आसान है, इनफाइनाइट के अंदर इनफाइनाइट बनाए जा सकते हैं, वहां इसको गिनना आसान नहीं है। तो एक ऐसा सेट बनाया गया, देखो एक सेट हमने बनाया v1 v2 vn, इसके अंदर ये सारे जो वेक्टर्स हैं वो आपस में Li है। ये जो सेट है एक Li वेक्टर्स का सेट है, ठीक। दूसरा सेट बनाया जा सकता है जिसके अंदर हम कुछ डाल दें v1 v7, इनकी कुछ भी ऐसे ले लो, v1 डैश v2 डैश अप टू सो ऑन vn डैश। अब ये जो Li वेक्टर्स का सेट आ रहा है ये कुछ अलग वेक्टर्स को लेकर बनाया गया है, बट ये स्टिल Li है। तीसरा सेट कुछ ऐसे बनाया जा सकता है v1 डबल डैश v2 डबल डैश, हो सकता है इनमें से एलिमेंट आके रिपीट हो रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात? क्वेश्चन समझना पहले जरूरी है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन तो बात की बात है कि ऐसे कितने सेट्स बनाए जा सकते हैं जिसके अंदर Li वेक्टर्स पड़े हो, यानी Li सेट कितने बनाए जा सकते हैं। पहला सेट बनाया Li है, दूसरा सेट बनाया उसमें एग्जैक्टली पहले वाले एलिमेंट, पहले वाले वेक्टर्स नहीं उठा के लेने आपको, ठीक है, कुछ अलग लेने हैं। फिर भी कुछ एक बात मिस हो रही है यहाँ पे, चलो इसको मैं कल कराती हूँ कंप्लीट, नहीं तो कुछ अगर डाउट रहे तो कोई फायदा नहीं है करने का। ठीक है, इस वाली बात को मैं कल कराती हूँ, लेकिन अभी डायमेंशन हमने कर लिए, अभी वहीं तक करो, ठीक है। अब जो हमारी बात रह गई है वो मैंने एक सवाल पूछा था, ये मेरे को एक बार कल याद दिला देना, वो मैं देख ही लूंगी कराने। मैंने आपने एक बात पूछी थी कि Rn ओवर Rn की डायमेंशन क्या होगी, ये पूछा था ना आपने, इसकी डायमेंशन। मेहनत तो नहीं है मैम मीटिंग में। ठीक है, कोई बात नहीं, उसका नेटवर्क इशू होगा। तो पहली बात तो ये, पहले हमें ये देखना है कि ये जो अंदर है ये फील्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा। पहले n=1 लेके चलो, पहली बात तो अंदर वाला फील्ड बनना चाहिए ना, तब हम इसके वेक्टर स्पेस होने की और फिर डायमेंशन की बात करेंगे। वो सब बातें तो बात की हैं। n=1 लेके चलेंगे तो ये क्या बनेगा, r ओवर r। n=2 लेके चलेंगे तो ये क्या बनेगा, r² ओवर r²। 3 लेके चलेंगे तो क्या बनेगा, r³ ओवर r³। ठीक है, r ओवर r एक वेक्टर स्पेस होता है, ये हम सब जानते हैं। r फील्ड है तो उस हिसाब से वेक्टर स्पेस हो जाता है। मैंने कहा था कि r² फील्ड है कि नहीं, आप लोगों से पूछा था, और मैंने मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से डिफाइन कर दी थी, a, b और c, d दो एलिमेंट लिए और उन पे मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से डिफाइन की थी, ac bd इस तरीके से डिफाइन की थी। तो आप लोगों ने क्या आंसर दिया था इसका, ये फील्ड बनेगा कि नहीं बनेगा। ये तो फील्ड बन रहा था मैम। कैसे बन रहा था, एक तो आपने क्या बताया था इसका, होगा मैम, मतलब फील्ड होगी। अच्छा
फील्ड होगी। तो एक बात बताओ, इसका इनवर्स क्या है? हाँ न्यानेश, क्या बोल रहे हो आप? हम वेक्टर्स का प्रोडक्ट कर रहे हैं ना, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट कर रहे हैं ना। हाँ, तो दो वेक्टर्स नहीं है। जब हम इसको फील्ड चेक कर रहे हैं तो हम स्केलर्स मान के चल रहे हैं ना, ये एज अ स्केलर, स्केलर हम टपल और में ये भी भी लिख स्केलर। सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो मैथ्स में सब किया जा सकता है, फिजिक्स वाले कहेंगे ये नहीं कर सकते कि टपल में लिख दें। पहली बात तो ये फील्ड बनेगी, लेकिन ये ऐसे नहीं वाला बनेगी। तो हाँ हाँ, मैम, R2 तो फील्ड नहीं बनेगी मैम, क्योंकि 0,1 का तो कोई इनवर्स एलिमेंट नहीं होगा। 0,1 का इस हिसाब से कोई इनवर्स नहीं होगा। ये जो AC, BD कर रखा है, इसमें एक और प्रॉब्लम आ रही थी, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। प्रॉब्लम कहाँ पे थी इसमें? एक यूनिटी हो गया फील्ड में, और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन होता है ना, तो क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इसकी आइडेंटिटी 1 1 बनेगी। हाँ वही बात है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं मिलेगा। इसको किस CD से मल्टीप्लाई करो जो इसकी आइडेंटिटी दे दे। आइडेंटिटी क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 बन रही है। तो इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे? इसको जब भी मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को, क्या आ जाएगा? 0,D। अब ये क्या कभी 1 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। फिर भी आप लोगों ने इसको फील्ड पता नहीं कैसे बोल दिया। क्लियर है सबको? यस मैम। ये हाँ मैम। ऑपरेशन तो बेकार है, किसी काम का नहीं। इसके हिसाब से तो फील्ड नहीं बनी, लेकिन एक खास ऑपरेशन है, उस पर ध्यान देना, मजा आएगा देख के आपको। वो ऑपरेशन किस तरीके से डिफाइन किया गया इस पे? AB, CD, AB इंटू CD। इस पे आप ऑपरेशन किस तरीके से डिफाइन करो, वो है D प्लस आइटा B, C प्लस आइटा D, AC माइनस BD। हाँ ठीक है, AC माइनस BD, AD प्लस BC। अगर ये ऑपरेशन पे आप चेक करोगे, ये आपका होमवर्क है, चेक करना इसको। इस ऑपरेशन पे ये फील्ड बन जाएगी। एडिशन में तो कोई प्रॉब्लम आना नहीं है, ग्रुप अंडर एडिशन तो बन ही जाएगा। इसने ग्रुप पढ़ा हुआ है, अच्छी बात है, ऐसे समझ लो। ग्रुप अंडर एडिशन, ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन, और एक और खास प्रॉपर्टी चेक करते हैं, दोनों में एबिलियन होता है ये। फील्ड को हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से पढ़ते हैं ना, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बन जाए, एडिटिव ग्रुप बन जाए, और वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए। x इंटू वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस एक्स जेड। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज चेक करना। एडिशन की तो वैसे हो ही जाएंगी सारी। एडिशन तो क्या है, यूजुअली है A, B प्लस C, D। किस तरीके से डिफाइंड है? A प्लस C, B प्लस D। ये तो बहुत इजीली हो जाएगा, इसमें कुछ चेंज ही नहीं है, तो ये तो बन ही जाएगा, यूजुअल है ये तो। लेकिन ये जो बात की है, ये अनयूजुअल बात की है, मतलब कुछ अलग तरीके से डिफाइन किया है। AC माइनस BD, AD प्लस BC, सॉरी। ठीक है, इसमें सारी प्रॉपर्टीज आप चेक करना फील्ड की, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज। वैसे ये बन क्या रहा है यहाँ से, अब ध्यान से ऑब्जर्व करो ना। जब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो, A प्लस आइटा B, C प्लस आइटा D, सॉरी मल्टीप्लीकेशन है इन दोनों की, तो आंसर क्या आता है? AC माइनस BD प्लस आइटा टाइम्स BD, सॉरी AC नहीं, AD प्लस BD। BC और AD, BC होगा मैम। ठीक है, AD प्लस BC। हाँ अब ठीक है, ठीक है। अब वेक्टर्स हाँ की फॉर्म में जरा इनको लिखना, A, B, C, D, इनके मल्टीप्लिकेशन अब करना। ये क्या आ जाएगा? AC माइनस BD, और इस आइटा की जगह बस बीच में कॉमा आ गया, AD प्लस BC। ऊपर भी मैंने यही डिफाइन करके दिया है आपको, AC माइनस BD, AD प्लस BC। हाँ यही है। तो अब ये क्या है? ये C और कुछ नहीं है, ये R स्क्वायर की जो आप बात कर रहे हो, इस पे जो मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन है वो C वाला ऑपरेशन है। और आप जाके पढ़ोगे ये आइसोमॉर्फिज्म, हाँ ग्रुप थ्योरी में ही आप देख लोगे कि R स्क्वायर
कि जो जो प्रॉपर्टीज हैं वो सी की प्रॉपर्टीज बन जाती हैं और जो सी की प्रॉपर्टीज हैं वो इसकी बन जाती है, बस रिप्रेजेंटेशन कुछ अलग तरीके से की जाती है। इसके एलिमेंट्स को a कॉमा बी लिखा जाता है, इसके एलिमेंट्स को a प्लस आइटा बी लिखा जाता है। ये दोनों क्या कहलाते हैं? आइसोमॉर्फिक कहलाते हैं। ठीक है, तो जो आर स्क्वायर है और कुछ नहीं सी है। अगर आप मल्टीप्लीकेशन बशर्ते इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, कैसे? ए बी सी डी इस तरीके से डिफाइंड है, ये हमेशा याद रखना। तो आर स्क्वायर एक फील्ड है, लेकिन जो मैंने आपको ऑपरेशन ग्रुप में दिया था उस ऑपरेशन के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। वो ऑपरेशन के हिसाब से ये फील्ड नहीं बन रही है। तो प्रोवाइडेड ऑपरेशन कुछ अच्छे तरीके से डिफाइन किया जाएगा तो ये फील्ड बन जाएगी। ठीक है, ऑपरेशन यहाँ आप लिख भी सकते हो, a कॉमा बी सी कॉमा डी क्या बनता है? ए डी ए सी माइनस बी डी, ए सी माइनस बी डी, ए डी प्लस बी सी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है, इस ऑपरेशन के हिसाब से फील्ड है तो ये वेक्टर स्पेस भी बन जाएगा। इस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन क्या हो जाएगी? 1। ठीक है, ये वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा क्योंकि आप इसमें कोशिश करना वैसे निकालने की, आर क्यूब के ऊपर ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं डिफाइन किया जा सकता सच दैट ये फील्ड बन जाए। ये कभी फील्ड नहीं होता। ठीक है, तो इसके 3 या 3 से बड़े के लिए आप चेक करोगे 3, 4, 5। अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं है, मैंने इसके बारे में सर्च भी बहुत किया है, आज इस पे बड़ा टाइम लगाया है। अगर ऐसा कुछ मिलता है, क्योंकि कहीं भी मैंने हर जगह देखा नेट पे और बुक्स में, कहीं भी इसके बारे में ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि ये फील्ड है, क्योंकि इस पे ऐसा ऑपरेशन निकालना जो इसको फील्ड बना दे वो लगभग इम्पॉसिबल है। बाकी कोई एग्जिस्ट करता होगा तो देखेंगे इसके बारे में। अभी तक यही है कि 99% दिस इज नॉट अ फील्ड, और 3, 4, 5 इन सब के लिए आगे के लिए ये फील्ड नहीं बनेगा। फील्ड आर क्यूब, R4, R5 ये सब फील्ड्स नहीं बन पाएंगी। तो ये जो बात की जा रही है Rn ओवर Rn, इसकी डायमेंशन हमेशा 1 होगी प्रोवाइडेड n की वैल्यू 1 और 2 हो। 3, 4, 5 के लिए तो ये फील्ड ही नहीं बनेगा, तो वेक्टर स्पेस ही नहीं डिफाइन होगा। ठीक है, आर स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर का बेसिस क्या बन सकता है? अब क्योंकि इसकी डायमेंशन हम 1 बोल रहे हैं तो बेसिस कैसा बनेगा? इसका बेसिस जब आप निकालना चाहोगे तो वो यही बन जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि हर एलिमेंट, इसका कोई भी एलिमेंट उठाओ इस टाइप का होगा, a कॉमा बी, उसको 1 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, मतलब कोई भी a कॉमा बी की रिप्रेजेंटेशन किस टाइप की हो जाएगी? a कॉमा बी इंटू 1। ये जो a कॉमा बी है, अब ध्यान से देखना, ये वेक्टर है। मैम पर यहाँ पे बेसिस गड़बड़ है, बेसिस तो उसके अंदर से आना चाहिए। हाँ ठीक है, इसका बेसिस होना चाहिए बट स्केलर मल्टीप्लिकेशन 1, 1। कैसे डिफाइन? स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही डिफाइंड है, नीचे वाले तरीके से, यहीं से निकालने की कोशिश करनी पड़ेगी फिर हमें इसका बेसिस। ऐसा किसी से मल्टीप्लाई किया जाए a कॉमा बी को सच दैट वही आंसर आ जाए। 1,0 करना पड़ेगा क्या यहाँ पे? हाँ, 1,0 लेना पड़ेगा आपको बेसिस, क्योंकि देखो इसको मल्टीप्लिकेशन को यहाँ पे चेक करोगे आप, इसको ऐसे ले लो कॉम्प्लेक्स वाली मल्टीप्लिकेशन जैसा, a प्लस आइटा बी को किससे मल्टीप्लाई करो कि a प्लस आइटा बी ही मिले? कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में 1 होता है वो। ऐसा कोई x निकाल के बताओ वो क्या होगा? ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x जिसके लिए a प्लस आइटा बी को उससे मल्टीप्लाई करो और a प्लस आइटा बी आंसर मिले, तो x की वैल्यू 1 ही होगी यहाँ पे, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। 1 की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में? 1 प्लस आइटा 0। ठीक है, तो इस केस में उसकी रिप्रेजेंटेशन 1,0 होगी, तो बेसिस ये बन जाएगा विद रिस्पेक्ट टू दिस जो भी हमने डिफाइन किया है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है,
तो बेसिस याद रखना इसका ये बनेगा, स्टैंडर्ड बेसिस बोल सकते हो इसको, नहीं तो बेसिस तो और भी बन सकते हैं। यहाँ पे आप स्केलर्स अलग ले लो, उससे हिसाब से बन जाएंगे अलग अलग बेसिस। एक मिनट रुकना, मेरा सब कुछ हो गया है ना। ठीक है, तो आर ओवर मैम आर और आर स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर पे कहानी खत्म हो गई। हाँ आप बोलो। टेस्ट कब होने वाला है? टेस्ट के लिए आप लोगों ने बड़ा कंफ्यूज कर दिया। रचना कहती है उस दिन मत लो, उस दिन मत लो। मैं ये सोच रही हूँ कि अगर कोई नहीं दे पाएगा, आज का लेक्चर यहीं तक है, कुछ एक दो चीजें अगर रह गई होंगी तो कल करेंगे, नहीं तो कल एक नया टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या मैट्रिक्स वाला टॉपिक। रचना आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। बताओ अब क्या प्रॉब्लम है। अगर मैम टेस्ट काल प्रीवियस ईयर हाँ कर लेंगे। प्रीवियस ईयर, हाँ आप लोग ने कंप्लीट कर लिए, जितने हो गए थे उतने कर लिए। अब आज के लेक्चर के बाद ऑलमोस्ट हो जाएंगे आपके। हाँ मैम, ठीक तो है, हो एकता जाएगा। वो न्यानेश। 2-3 क्वेश्चन ही बाकी था। हम्म, 2-3 क्वेश्चन ही बाकी था मैम। अच्छा अच्छा। मतलब न्यूमेरिकल्स बाकी हैं। हिंदी में क्या बोलता है मुझे मालूम नहीं। न्यूमेरिकल आंसर। न्यूमेरिकल हाँ हाँ, कल प्रीवियस ईयर अगर डिस्कस हो जाएंगे तो परसों टेस्ट रख लेंगे। रचना आप बाद में दे देना टेस्ट, ठीक है ये बात? ओके मैम। ठीक है ना, क्योंकि जब छुट्टियां करूंगी मैं उस बीच दे देना या बाद में दे देना, कोई बात नहीं है। क्योंकि अगर अभी पोस्टपोन किया गया तो फिर हो नहीं पाएगा। तो बाकी तो सबको कोई प्रॉब्लम मैम नहीं है ना? हम्म, वो सिर्फ लीनियर पे ही होगा। सिर्फ लीनियर का ही होगा अभी तो। रियल का भी मैं एक रख दूंगी, छुट्टियों में सोच रही हूँ फिर रियल का और लीनियर का एक इकट्ठा ले लूंगी कंबाइंड, जितना सिलेबस अब तक हुआ है उसके बेस पे। ओके मैम। हमने अब कितना सिलेबस कंप्लीट किया है मैम? रियल का हाँ, रियल का। रियल का सीक्वेंस सीरीज हुआ है। रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हो अपने अनीश, अगर आपके पास टाइम है तो प्लेलिस्ट शेयर कर हाँ दूंगी मैं आपसे। ओके मैम, ठीक है, 7 बीच में दिन कोई में भी देख लूँगा। डाउट, हाँ कोई भी डाउट आए मुझसे कभी भी पूछ लेना। ठीक है। हाँ जो कौन से बीच में टोपोलॉजी भी हुआ था, जो मगर वो तो सिलेबस वो से सिलेबस काट से के निकल कर गया है दिया। ना पॉइंट सेट टोपोलॉजी, लेकिन देख लेना आपको हेल्प करेगा पॉइंट सेट टोपोलॉजी। थोड़ा हाँ बेसिक तो मैम। पता ही होना चाहिए ना उसका, सीक्वेंस सीरीज करते टाइम। मैम वो मेरे कर को लेना। लगता है कि वो थोड़ा मतलब पॉइंट से टोपोलॉजी से भी क्वेश्चन देगा, मतलब डायरेक्ट नहीं देगा पर घूमा फिरा के दे सकते हैं मैम। क्योंकि मैम पॉइंट से टोपोलॉजी के मतलब वो बिना तो मैम वो जो लिमिट फिमिट मन हम्म, निकालते हैं वो तो नहीं होगा मैम। 2 डायमेंशनल लिमिट तो है सिलेबस में। हाँ लिमिट विमिट तो सब आएगा ही, बस वो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि हाँ कॉम्पैक्टनेस बताओ, मैम। कनेक्टेडनेस बताओ। फ्रेम किया जाएगा सीक्वेंस सीरीज में ही। अब डायरेक्टली पॉइंट सेट टोपोलॉजी पे फ्रेम नहीं होगा वो। उनको ये लगा होगा कि इजी टॉपिक है निकाल दो, और थोड़ा कोरोना की वजह से शायद उन्होंने सिलेबस कम कर दिया हो। तो आपको बेनिफिट ही है, सिलेबस कम हुआ है इस वजह से, सही है ये।